कवर करने वाले हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ। नसीम साहब, क्या आवाज मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है? यस यस, कंटिन्यू सर, आ रही है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच है, एक थिंकिंग है। इस सोच से जिन लोगों की भी सोच मिलती है उनका स्वागत है। हर वो इंसान का स्वागत है जो चाहते हैं खुद को बेटर करना और साथ ही साथ दूसरों को भी बेटर करने में हेल्प करना। राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम अगर डायरेक्टली समाज को बदलने चले माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले जो हमारे हाथ में है वो ये होता है कि हम अपने आप को बदल लें। ये हमारे हाथ में है, तो काम वही करना चाहिए जो आपके हाथों में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद खुद से बदलना होगा। तभी आपसे इंस्पिरेशन लेकर के आपसे जितने जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। आज के डेट में दो बातें होती है माय डियर फ्रेंड्स। दो तरह की वर्क होती है पूरी दुनिया में। वो ये, एक कॉरपोरेट जगत है और दूसरी हमारी एमएलएम की फील्ड है। दो जगत है और दोनों की सोच में ना डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? कॉरपोरेट वाले ये बोलते हैं कि वी बाई टैलेंट, यानी हम टैलेंट को खरीद लेते हैं। अगर आपके अंदर में कोई टैलेंट है तो मैं आपको खरीद लूंगा और आपसे काम कराऊंगा। राइट। और दूसरे जो जो सिस्टम है, इसे हम लोग एमएलएम में यूज करते हैं और एमएलएम ये कहती है कि वी बाउंड टैलेंट। हम लोग टैलेंट को बाउंड कर लेते हैं, बाउंडेशन बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं सामने वाले बंदे के साथ। उसके दुख दर्द हर चीज में हम शामिल हो जाते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और ये रिलेशन कभी खत्म नहीं होती है। जिसको आपने खरीद लिया या आप जहां पर बिके हुए हैं वो रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। लेकिन जहां आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, सुख दुख का साथी बन जाते हैं, वो रिलेशन खत्म नहीं होती है। इसलिए आज के डेट में कॉरपोरेट में भी देखी जाए तो लोग अब इस परिभाषा को यूज करने लगे हैं। अब वो ये नहीं बोलते हैं कि वी बाई टैलेंट। अब वो लोग भी अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छा ये रखते हैं, विचार रखते हैं। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी चीजें, ताकि उनके साथ लोग जुड़े हुए रहे और उनके एम्प्लॉयज उनके साथ हमेशा काम करते रहे। अदरवाइज क्या होता है कि एम्प्लॉयज को आपने हायर कर लिया और कुछ दिनों के बाद वो निकल कर कहीं और निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। लेकिन आज वो हमारे सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं। आज वो हमारी कॉपी को सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं। वो लोग भी रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, बट सिर्फ चाहने से नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, हमारे पास वैसी प्लेटफॉर्म भी होनी चाहिए जहां हम फाउंडेशन बना सके। ऐसे बिना किसी प्लेटफॉर्म के आप कैसे रिलेशन बना सकते हैं किसी के साथ? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के जो सेशन है उसमें कई सारी चीजें कवर होने वाली हैं, कई सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल होंगे। हम आज अपने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बारे में समझने वाले हैं। आज हम लोग कॉइन के प्राइस पे बात करने वाले हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं, हम अपने प्रोफाइल पे बात करने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट बना के रखें माय डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी यूट्यूब पर लाइव है। जो लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिट है 1000 की है, सो ऑलरेडी लाइव कर दी गई है, ग्रुप में मैसेज भी दे दी गई है। तो आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो यूट्यूब को देखें। राइट। क्योंकि अभी लाइव चल रही है, लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, पुरानी वीडियोस लोग देखना नहीं चाहते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने अपने ग्रुप में इस चीज के बारे में बता दें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने एक्सप्लोरर के बारे में। मैं चाहता हूं कि एक्सप्लोरर को मैं शेयर करूं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा ओजोन scan.com है। ये एक्सप्लोरर है, स्क्रीन शेयर हो रही है नसीम साहब? यस सर, यस सर। पैंतीस है ना? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सप्लोरर है। एक्चुअल में जो ब्लॉकचेन होती है, तो ब्लॉकचेन में क्या एक्टिविटीज चल रही है वो हम अपने एक्सप्लोरर पे देख पाते हैं। राइट, पहले हमारी ब्लॉकचेन रेडी हो जाती है, फिर एक्सप्लोरर रेडी होती है। शुरुआत के दिनों में आप जितनी भी ये इवन अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पहले रेडी हो गई थी, एक्सप्लोरर बाद में बनी, और कई सारे एक्सप्लोरर बाहरी लोगों ने भी बनाए हैं। सो हमारी जो ब्लॉकचेन है ओजोन scan.com, इसकी एक्सप्लोरर हमारे जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बनाए हैं। बट ये चूंकि ब्लॉकचेन है, अगर आपको आरपीसी और चेन आईडी मिल जाए तो आप भी इसके एक्सप्लोरर को बिल्ड कर सकते हैं इनकी कोड को लेकर के। यानी दुनिया के लोग भी चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। और पब्लिक जो ब्लॉकचेन पब्लिकली होता है, इसकी जितनी भी कोडिंग्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं। यहाँ पे जितने भी एड्रेसेस आप देख रहे हैं, ये सारे एड्रेसेस ब्लॉकचेन से जनरेट होते हैं, और इन एड्रेसेस को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई चाहे कि इसके एड्रेसेस को डिलीट कर दे, इट्स इम्पॉसिबल, कभी भी डिलीट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म इसी तरह से सेट करके रखी गई रहती है। दुनिया के जो सबसे ज्यादा आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है सिक्योर्ड, वो ब्लॉकचेन है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चूंकि बाकी के जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हैं वो विदाउट ब्लॉकचेन के होते हैं, तो उनके उनके ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती है, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो। उनके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, सर्वर के सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, एंटीवायरसेस रखने होते हैं, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर चलाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन ब्लॉकचेन में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। सो माय डियर फ्रेंड्स, होता यूं है कि हमारी जो ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि इस ब्लॉकचेन की फर्स्ट ट्रांजैक्शंस बेहद जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ पहले से 1 करोड़ कॉइन बना करके रखे हुए हो और उसी कॉइन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं माइनिंग के नाम पे? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन करता है कि सर ऑलरेडी आपने कॉइन बनाए हैं और उसको आप भेज रहे हैं, सो पहली चीज फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देखें ट्रांसफर लिख के आ रहा है। तो जब भी मेटामास्क के थ्रू आप जब भी कोई कॉइन को ट्रांसफर करेंगे एक से दूसरे जगह पे, या बिटमार्ट पे लेके जाएंगे, एल बैंक पे लेके जाएंगे सेंड करके सेल करने के लिए, तो वो ट्रांसफर की एक्टिविटीज यानी वो जो मेथड होती है, यहाँ पे देखिए मेथड लिखा हुआ है ऊपर में, देखें ये मेथड है। तो ये मेथड कॉल होती है। तो मेथड जो कॉल होती है, तो वो अगर ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर लिखेगा। अब इसने क्या किया कि फ्रॉम एड्रेस, ये रहा फ्रॉम एड्रेस और ये रहा टू एड्रेस, यानी इस एड्रेस से इस एड्रेस को भेजा गया कितना, ये वैल्यू है। वैल्यू कितना है? 0.52 ओजोन को भेज दिया गया है। ट्रांजैक्शन फी कितनी लगी है? 0.000126, यानी इतना कम जीबी की फीस लगी है। यही अगर ट्रोन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 4 5 ट्रोन लग जाएंगे। लेकिन हमारी पॉइंट में है, पॉइंट में तो हमारी कितनी कम गैस फी की जीवी लग रही है, ये चीज आप देख ले। तो यहाँ पे देखें कि ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसफर लिख कर आ रही है। अब देखें जब स्टेक हो रही है, स्टेक स्टेक हो रही है, तो यहाँ पे स्टेक लिख करके आ रहा है।
आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी आप कॉइन स्टेक करने जाते हैं तो उससे पहले आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करनी पड़ती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये देखें, किसी बंदे ने 1 अक्टूबर 2023 9:32 यानी अभी तुरंत 5-6 मिनट पहले की बात है, किसी ने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, यानी कि ज्वाइनिंग उन्होंने लगाई है। अब देखें, ये रहा इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो जिस बंदे ने ज्वाइनिंग करी उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, जा करके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग टच करेंगे। अब देखें, इस बंदे ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, वो ब्लॉकचेन को भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मान लेते हैं। जैसे वो आपसे सवाल कर देते हैं कि आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, क्योंकि वो टोकन वाली कंपनियों में काम कर रखे हैं। तो चूंकि टोकन जो होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बने रहते हैं, टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने रहते हैं, तो वो टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको देते हैं कि ये देखो मेरा टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह का आप अपना भी दिखाओ। तो उन्हें आपको बताना है कि टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, लेकिन जो नेटिव टोकन होते हैं, जिसे हम लोग नेटिव कॉइन बोलते हैं, जो कॉइन बोलते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बनते हैं, बल्कि वो नोड के थ्रू इनिशियलाइज किए जाते हैं। राइट, यानी ब्लॉकचेन के थ्रू वो बनते हैं। सो ब्लॉकचेन अलग होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग होती है। ब्लॉकचेन पहले बना, अब ब्लॉकचेन बन गई, उनकी अपनी खुद की कॉइन बन गई, जनरेट हो गई, जितना चाहे उतना जनरेट हो गए। अब उसके बाद उसके ऊपर जो एडिशनल सेकेंडरी जो जितने भी टोकन बनाए जाते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि कॉइन एक ही होती है जिसे हम लोग नेटिव टोकन बोलते हैं। तो नेटिव टोकन क्या हुआ, एक ही हुआ प्राइमरी टोकन, एक ही हो सकता है। लेकिन अल्टरनेटिव की बात करी जाए, सेकेंडरी टोकन्स की बात करे जाए, तो वो सैकड़ों तरह की, हजारों तरह की टोकन बन सकती है। आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूं, कोई और बना सकता है, हर कोई इसको बना सकता है। राइट। सो हमको यहाँ पे चूंकि माइनिंग करनी है, सो माइनिंग करने के लिए क्या करना होता है, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन के आ जाता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इस बंदे ने बनाया। इस किस बंदे ने बनाया, यहाँ पे देखो ओनर का नाम लिखा हुआ है, ये है ओनर। यानी ये 0x96, ये जो एड्रेस शुरू हो रही है, इस एड्रेस ने इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को बनाया। यानी ओनर कौन है, ये बंदा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जितने भी कॉइन रखे जाएंगे उसका मालिक कौन है, ये बंदा खुद है। यानी तीसरा पर बंदा अगर चाहे, इसमें से 0.35 दिख रहा है ना, इसमें से 0.000001 भी निकालना चाहे ना तो नहीं निकाल पाएगा। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया, ये हमारा ओनर एड्रेस हो। इसने क्या किया, इसने स्टेक लगाया, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में दिख भी रही है, इसने स्टेक लगाया है। पहले क्या किया, इन्होंने क्रिएट किया। या देखो पहला क्या हुआ, पहला नंबर में इन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद में दूसरे नंबर में क्या किया, इन्होंने इनिशियलाइज किया, और तीसरे नंबर में स्टेक। यानी दो प्रक्रिया एक बार होती है, यानी क्रिएशन आप एक बार करेंगे, फिर एक बार इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। दो बार में आपका इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन में क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और इनिशियलाइजेशन में आपकी जो नोड है ब्लॉकचेन के साथ में इनिशिएट हो गई। अब आपको माइनिंग वहां से मिलने गई, यानी मैपिंग हो गई आपकी ब्लॉकचेन के नोड के साथ में। ठीक। अब ये जो दोनों काम आपने कर लिया, अब तीसरा काम होता है स्टेक का। यानी तीन तरह का परफॉर्मेंस आपके ब्लॉकचेन के अंदर हो रही है। आपने मेटामास्क यूज किया, MetaOzoon.io यूज किया, लेकिन आप वहां पे जो रजिस्टर कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, वो सारा का सारा
जो वर्क हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो मेटा ओजोन में नहीं हो रहा है और ना ही मेटा मास्क में हो रहा है। वो सारा का सारा जो परफॉर्म हो रहा है वो ब्लॉकचेन पे, ये ओजोन चेन पे आकर के हो रहा है। समझ गया। सो जितना भी कॉइन स्टेक किया वो आपके ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे नहीं, हर यूजर का अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और अपने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो फंड डालते हैं। अभी तक क्या था, शान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। तो सॉरी, वेट कीजिए। थोड़ा सा तबीयत खराब है सर का, थोड़ा वेट करें। नसीम सर, हाँ सर, वेट करें थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ जब तक आप कंटिन्यू करें सर। एक्चुअली जो पॉइंट चल रहा है ना वो सर ही करेंगे। मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि जो टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, इस टेक्नोलॉजी को आप भली भांति समझे, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट वहीं पे कर सकते हैं। आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो सवाल लेके आते हैं अपने ग्रेट सीनियर के पास। आप अपने आप में ऐसे नॉलेज को क्रिएट कर ले, जहां पे क्वेश्चन आए तो वहीं पे आप उसे सॉर्ट आउट कर ले। तो आज जो ऑपरेशन चल रहा है, आज जो पोस्टमार्टम चल रहा है, वो हमारी ब्लॉकचेन का चल रहा है और खुद हमारे सांसद कर रहे हैं। और इसकी जो सारी कॉन्ट्रैक्ट है, किस कॉन्ट्रैक्ट से कहाँ जाता है, कॉइन इंसिडेंट कैसे होता है, स्टेकिंग कैसे होता है, ये सारी मैकेनिज्म आपको बताई जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब बने रहेंगे। साथियों, जो पहली मैकेनिज्म है दुनिया का, जहां पे हम कॉइन को ट्रांसफर नहीं करके हम नोट से क्रिएट करते हैं और नोट से क्रिएट करके हम एक माइनर तक इस कॉइन को पहुंचाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लगभग 2 साल पहले हमारे इथेरियम 2.0 ने पीओएस वर्जन पे लाया था। उसके बाद दुनिया के अंदर ये पॉपुलैरिटी हो चुकी है और इसके ऊपर बहुत सारी ब्लॉकचेन की क्रिएशन भी हो रही है। बट मैकेनिज्म जो हमारा है वो डिफरेंस है, क्योंकि आज हम बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी ब्लॉकचेन पे जाएं तो वहां जो पीओएस का जो हमारा रूल्स रेगुलेशंस है, जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर काफी ज्यादा टफ है और वहां पे लगभग टॉप 10 टॉप 20 लोगों को ही माइनिंग दी जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ जहां से ब्लॉकचेन के ऊपर आपकी सारी नोट्स, एक एक ट्रांजैक्शन आपको वेरीफाई करके आपको तो सॉरी, ओके, नसीम साहब, हमारे ट्रेड अभी आ गए हैं। ओके, कंटिन्यू। नेट का शायद इशू हो जा रहा है बीच में। ओके ओके ओके, राइट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, आप लोग अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आपके ब्लॉकचेन पर परफॉर्म होती है, ना कि मेटामास्क में होती है, ना कि metaozone.io में होती है। मेटामास्क क्या है? एक वॉलेट है और एक्चुअली वो वॉलेट भी नहीं है, वो बस एक शो करने के लिए, यानी कोड को विजुअल में बदलने का काम करती है वो मेटामास्क।
बस मेटामास्क का इतना ही रोल होता है। जो भी आपके बैलेंसेस दिखते हैं मेटामास्क में, चाहे वो ओजोन हो, चाहे वो ट्रोन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, या जो भी कोई भी नेटवर्क आपने ऐड किया हुआ है मेटामास्क में, सो तो वो जो चीजें आपको दिख रही है वो एक्चुअल में मेटामास्क में नहीं है। वो एक्चुअल में उस ब्लॉकचेन पर है, जिस ब्लॉकचेन का वो कॉइन है या जिस ब्लॉकचेन का वो टोकन है। मेटामास्क या टोकन पॉकेट का रोल इतना ही है कि वो आपको हेल्प करती है ब्लॉकचेन के ऊपर एड्रेस जनरेट करने में। वो आपको हेल्प करती है ब्लॉकचेन के डेटा को आपको दिखाने में कि आपके कितने कॉइन है। वो आपकी हेल्प करती है सेंड करने के लिए या किसी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वो एक वॉलेट बना करके दी गई है जिसके थ्रू आप परफॉर्म करते हैं। लेकिन जितने भी एसेट है कहाँ है, वो ब्लॉकचेन पर पड़े हुए हैं। मेटामास्क डिलीट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस एड्रेस, वो एड्रेस आपकी ब्लॉकचेन में बनी है, उस एड्रेस की प्राइवेट की अगर आपके पास है तो आप टोकन पॉकेट में जाकर के भी उसको देख सकते हैं। अगर टोकन पॉकेट में लिया है, टोकन पॉकेट डिलीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट की आपके पास में है तो आप मेटामास्क में जाकर देख सकते हैं। या दुनिया का कोई भी जो वॉलेट है जो सपोर्ट कर रहा हो उस ब्लॉकचेन के नोड को, तो डेफिनेटली आप उसको देख पाएंगे। क्योंकि वो जो कॉइन है वो मेटामास्क में नहीं है, वो कॉइन बल्कि ब्लॉकचेन पर है। तो आप जो देख पाते हैं बैलेंसेस मेटामास्क में या टोकन पॉकेट में, एक्चुअल में वो बैलेंसेस आपको इस एक्सप्लोरर में दिखाई देते हैं। और एक्चुअल में जो बैलेंसेस है वो आपके ब्लॉकचेन पर है। जैसे ब्लॉकचेन की जो एड्रेस होती है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा है chain.ozonscan.com। एक्चुअल में यही हमारा ब्लॉकचेन की आईडी होती है और उसी के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ozonscan.com उस ट्रांजैक्शन को शो कराने में काम करती है। जिस तरह से मेटामास्क शो करा देती है, उसी तरह से ओजोन स्कैन शो करवाती है। राइट, तो ये चीज को आप लोगों ने समझ लिया। तो हमें क्या देखना था? स्टेकिंग देखना था, इनिशियलाइजेशन देखना था, क्रिएशन देखना था। आज तक जितने भी कॉइन्स आपने देखा, जितने भी माइनिंग्स आपने देखा, वहां पे आपको ये चीज जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेटाओजोन.io की तरह दिखा दी जाएगी या कोई एप्लीकेशन बना के आपको दिखा दी जाएगी। तो मैं मेटाओजोन.io को भी नहीं मानता हूं। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक वेब एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू, यानी वेब 3 एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ब्लॉकचेन पर परफॉर्म कर पाते हैं। राइट, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि ब्लॉकचेन एक अलग बना दी जा रही है और अलग से एक एप्लीकेशन बना दी जाती है जो कि वेब 3 न हो करके वो एप्लीकेशन SQL सर्वर पर रन करने वाली कुछ हो सकती है। या वेब 3 भी अगर हो सकती है तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्क हो कहाँ रहा है। एक्चुअल में जो आपने कॉइन स्टेक किया वो ब्लॉकचेन पे जाकर के स्टेकिंग हुए या किसी एक एड्रेस पे जाकर के जमा हो गया, जो उस एड्रेस का मालिक कौन है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट पे जमा हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है आपको देखना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ओनर में आपका एड्रेस नहीं है, क्योंकि आप तो कहीं पे भी स्टेक करेंगे, जो ब्लॉकचेन की कंपनी है और आपको बताती है, तो जब आप स्टेक करें चाहे वो कोई भी कॉइन हो तो ट्रांजेक्शन हैश जरूर मिल जाते हैं। उस ट्रांजेक्शन हैश को कॉपी कीजिए और उस ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे जा करके चेक कर लीजिए। जिस तरह से ओजोन स्कैन का आपने चेक किया उस ट्रांजेक्शन हैश के थ्रू या उस एड्रेस के थ्रू आप चेक किए, सेम एज इट इज उनका भी चेक कर लीजिए कि वो जो कॉइन आपने स्टेक लगाया वो गया कहाँ। अगर वो कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जमा हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर आप हैं, तो समझिए कि आपका फंड सेफ है। क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी 1 रुपया निकाल करके नहीं जा सकता है आपकी मर्जी के बगैर। आपकी की नहीं होगी किसी के पास, वो निकाल ही नहीं पाएगा। तो ये आपको सिक्योरिटी कौन दे रही है? ओजोन, जो कि कहीं पे भी हमें नहीं मिलती है। आज तक के जितने भी मैंने ये प्रोग्राम देखे हैं, कितने भी MLM में प्लान देखे हैं, या कोई भी माइनिंग प्लेटफॉर्म देखे हैं, या स्टेकिंग प्रोटोकॉल देखे हैं, लिक्विडिटी पूल देखे हैं, वहां पे हर कोई एज ए यूजर काम कर रहा है, एज ए क्रिएटर काम नहीं कर रहा है, एज ए ओनर काम नहीं कर रहा है। ये डिफरेंस है ओजोन में और बाकी के प्लेटफॉर्म के अंदर। ये वजह है कि हम ओजोन में बिल्कुल सेफ है। हमारा फंड की सिक्योरिटी ब्लॉकचेन दे रही है, ना कि कोई एक बंदा दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स
अब आपको मैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। एक सेकेंड, चलिए ये टच स्क्रीन अच्छे से काम कर नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहीं कॉपी करके रखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। इसको मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट ब्लॉक की जो फाइली एड्रेस है वो हमारा ये एड्रेस है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या आप अपने, जैसे मैंने बताया कि लास्ट का जो पेज है उसमें जब चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से कितने कितने कॉइन अभी तक निकले हुए हैं। सो आप देखें, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी 16 सितंबर को ये ब्लॉकचेन बनी थी। 16 सितंबर को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 6:57 16 सेकेंड पे, और इसी का एनिवर्सरी हम लोगों ने लास्ट मंथ मनाया था सब लोगों ने। तो यहाँ पे देखें कि इस एड्रेस से कितने कितने कॉइन निकाले गए हैं। सो 100 कॉइन निकले हैं, फिर 100, फिर 500 यानी 700, फिर 2000, 15,000, फिर 1000, फिर 15,000, फिर 1300, और ये 15,000 अराउंड। क्योंकि थोड़ी बहुत गैस फी कट गई हुई है इसलिए टोटल नहीं निकला, ये 14,999.999999, थोड़ी बहुत गैस फी। तो यानी कि टोटल को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल का जो सम होता है वो होता है 50,000। यानी पहले दिन, पहले ब्लॉक, पहले एड्रेस पे ये जो
ट्रांजैक्शंस हुए थे वो हुए थे सिर्फ और सिर्फ 50,000 कॉइन यहाँ पर बनाए गए थे और इसी 50,000 कॉइन को मार्केट में दे दिया गया था। राइट, जब मार्केट में 50,000 कॉइन दे दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उसी 50,000 कॉइन से नए कॉइन जनरेट होंगे। और नए कॉइन जनरेट कैसे होंगे, इसके लिए हमारी कंपनी ने जो ब्लॉकचेन का बनाया वो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन बनाया और उसी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन के थ्रू हम लोग यहाँ पे कॉइन जनरेट कर पा रहे हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जान जाए। पहले तो आपको मैंने ब्लॉकचेन के बारे में कैसे कहाँ पे कोई चीज चेक करनी है ये बता दिया गया। अगर कोई आपसे सवाल भी करता है कि ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ करोड़ों कॉइन बना के रखे हो, तो आप ये वाला ब्लॉक चेक करके दिखा दीजिएगा कि जिस दिन ब्लॉकचेन बनी थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, उससे ही पता चल जाता है कि कितने कॉइन्स वहां पर बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो ट्रांसफर हो रहे हैं। और उसका अगर आप जाएंगे, अगर हाँ इसको कई बार ये भी हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कहीं इस कॉइन को तो कोई दे रहा हो। सो मेरे फ्रेंड्स तो देख ले, अगर इस कॉइन को कुछ भी अगर देता ना तो यहाँ पे आउट लिख कर नहीं आता, यहाँ पे आउट लिख कर नहीं आता, शान बल्कि सर, यहाँ पे आउट की जगह इन लिख करके आता। लेकिन यहाँ पे शान क्या हो सर, रहा है? हाँ जी। आपका पेज सर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? नहीं, पहला जो पेज आपने कॉपी पेस्ट किया ना सर, वही दिख रहा है। वो इन आउट वाला नहीं दिख रहा है सर। ये हमने लिखा रखा है, दिख नहीं रहा? नहीं सर, नहीं, वो इन आउट जो है ना सर, पहला ट्रांजेक्शन का, वो नहीं दिख रहा है सर। मैं ये लिख रहा हूँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, दे रहा है सर। ये दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी अभी आया सर, अभी आया। ओ, ओके सर, चलो कंटिन्यू सर। ठीक है। अब किसी को ये लगता होगा कि ये जो एड्रेस है, हो सकता है कि इसको कहीं से आ रहा हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे केवल आउट है, यहाँ पे इन नहीं है। अगर कहीं से आता तो यहाँ पे आउट लिख के नहीं आता, बल्कि यहाँ इन भी लिखता, आउट भी लिखता। अब आपको लग रहा हो कि ये तो पहला पेज दिखा रहे हैं, हो सकता है इसके दूसरे पेज में हो। तो यहाँ पे भी हम लोग टच करके देख लेंगे। सो यहाँ पे देखें कि इसका एक ही पेज है, क्योंकि ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हुए हैं। जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तभी दूसरा पेज ओपन होता है। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स में यहाँ से कॉइन को निकाले गए हैं। टोटल को 50,000 कॉइन यहाँ से निकल गया है और मार्केट में चले गए हैं, और कुछ कंपनी ने स्टेक में लगाया हुआ है। यानी 35,000 कॉइन मार्केट में दे दिए गए हैं और 15,000 कॉइन को कंपनी ने स्टेक लगाया। हाँ, एक चीज और है, ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कंपनी ने कहीं इंटरनल में छुपा रखा हो। तो यहाँ इंटरनल ट्रांजेक्शन पे टच करेंगे। सो यहाँ इंटरनल ट्रांजेक्शन में भी नो नो ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स कि इस एड्रेस को कहीं से भी कॉइन नहीं आ रहे हैं। ये पहली एड्रेस है जब ब्लॉकचेन बनी थी, उस दिन ये परफॉर्म हो गई थी। उसके बाद से ब्लॉकचेन पे जो भी माइनिंग हो रही है वो ब्लॉकचेन के थ्रू बाइंड होकर के, ब्लॉकचेन के जो कोर मैकेनिज्म है जिसे हम लोग कॉन्सेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं, उसके थ्रू माइनिंग सभी को बट रही है। ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल खत्म ही हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं है तो कॉइन आएंगे कहाँ से। और जब आपको कॉइन की जब माइनिंग आती है उसको भी चेक करें। अभी तक जितने भी आपने सिस्टम में काम करी होगी, उस सिस्टम में क्या होता है, वहां पे ये देखने को मिलता है कि कॉइन ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां माइनिंग लिख करके नहीं आता, क्योंकि वहां माइनिंग होती नहीं है। क्योंकि ब्लॉकचेन पर जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे सो वहां पे लिख करके आ जाएंगे। अब मैं कोई ऐसा एड्रेस देखता हूँ, मान लो इस बंदे ने, देखता हूँ कि इसने कॉइन ये माइन करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पे इस बंदे को माइनिंग मिली हुई है, राइट। यहाँ पे बंदे को माइनिंग आ रही है।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनिंग लिख करके मेथड में क्या है, मेथड क्या है, माइनिंग, यानी इनको माइनिंग आई है 0.00665। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग देखते हैं और चीज, हाँ, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे आपने देख लिया कि ब्लॉकचेन पे हमें क्या क्या चेक करनी थी। हमें हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन चेक करनी थी, जो आपने देख लिया कि हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसका ओनर चेक करने थे, वो भी देख लिया कि हमारा मैं ही ओनर हूँ। इनिशियलाइजेशन चेक करनी थी, कॉन्ट्रैक्ट पे कितने बैलेंस पड़े हैं वो देखने थे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखने थे, यानी पहले दिन कितने कॉइन बने हुए थे, ये भी आपने प्रूफ आपको मिल गया। और ये भी देखनी थी कि माइनिंग हो रही है कि एक्चुअल में, वो भी दिख गया। यानी ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सब प्रॉपर तरीके से आपने देखने का आपको पता चल गया। आप किसी भी अदर कंपनी के भी ब्लॉकचेन को इस तरह से चेक कर लेंगे। आप अगर वहां पे ज्वाइनिंग लगाएंगे तो रजिस्ट्रेशन होगी, तो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, स्टेकिंग लगी नहीं हुई, माइनिंग आ रही नहीं आ रही है, यह सारी चीजें, आप उसके खुद के ओनर हैं कि नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, यह सारी चीजें अब आपको इस जूम मीटिंग के प्रेजेंटेशन से पता चल गया होगा। अब आप यहाँ पे इतना आइडेंटिफाई जरूर कर लेंगे कि रियल में हमारी माइनिंग हो रही है नहीं हो रही है, रियल में हमारी स्टेकिंग हो रही है नहीं हो रही है, रियल का खुद का मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, ये चीज आपको बिल्कुल से पता चल गया। अच्छा, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ सर्टिक की रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर सर्टिक के बारे में आप देखना चाहें तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इन्होंने कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया है, लगभग 4,499 से ज्यादा इन्होंने ऑडिट प्रोजेक्ट को किए। इन्होंने 68,601 सिक्योरिटी ऑडिट फाइंडिंग्स इन्होंने निकाले, यानी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीजें इनकी हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन स्टैटिक 427 से ज्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट को वेरीफाइड किया है, ये सारी चीजें। और इनका आप देख सकते हैं, ये ट्रस्टेड बाय मार्केट लीडर्स, ये किस किस, ये जैसे सैंडबॉक्स हो गया, ट्रोन हो गए, पॉलीगॉन हो गए, इनसाइड पार्टनर, गोल्ड स्नैच, सिकोया, ये सारी चीजें हैं, इन्होंने देख सकते हैं। इन्होंने एक्सचेंजेस के भी ऑडिट किए हुए हैं, बाइनेंस होके एक्स, वो भी इनका इन्होंने करी हुई है। इन्होंने वेब3 लाइक इथेरियम, बीएनबी, चेन, पॉलीगॉन, इन सब के लिए करी हुई है। ये इनकी पोर्टफोलियो है। इनकी जो प्रोसेस होती है वह कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये वी रिसीव द सोर्स कोड, राइट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ओजोन ने अपना सोर्स कोड पब्लिक क्यों नहीं किया, राइट। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अपनी मेहनत को, जो हमने सालों साल मेहनत करी, 2 साल 3 साल मेहनत करके एक कोड को राइट किया, और उस कोड को अगर हम तुरंत अगर मार्केट में अगर दे देंगे तो तुरंत हमारे जैसा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि लोगों को कॉपी करने में टाइम नहीं लगता है। इतने तो लोग ट्रेंड है ही कि कोई अगर उन्हें कोड मिल जाए तो तुरंत सेम टू सेम बना करके मार्केट में उतार देंगे, तो आपकी जो सालों की मेहनत थी वो तो मिनटों में खत्म हो गई, राइट। इसीलिए जितने भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, सब लोगों ने पहले अपनी सिर्फ व्हाइट पेपर पब्लिश किया, बाद में उन्होंने कोड को पब्लिश किया। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है लोगों का ट्रस्ट करने के लिए। सो हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पे तमाम लोगों का भरोसा हो। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है वो है सर्टिक। ऐसी तो बहुत सारी छोटी मोटी ऑडिट एजेंसी है, बट सर्टिक का एक नाम है, एक ब्रांड है, उनकी एक वैल्यू है। और ये जो ऑडिट करके दे देते हैं उस पर दुनिया का कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर डेवलपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डेवलपर की टीम है वो बहुत वेल पढ़े हुए लोग हैं,
तो जब वो लोग क्या करते हैं कि ये ऑडिट कैसे करती है, पहले क्या करती है, ये सोर्स कोड को लेती है, यानी कंपनी क्या करती है, अपना सारा कोड, ब्लॉकचेन का जितना भी कोड है उसको इनको दे देती है और बोलती है, एग्रीमेंट करती है कि आप मेरे सोर्स कोड को पब्लिक को नहीं दोगे, आप इसको चेक करो, ठीक है। तो ये पहले रिसीव करते हैं सोर्स कोड को, फिर वो वी शेयर कोड्स, फिर कोड बना के देते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके बारे में, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस शुरू होती है, फिर रिकमेंडेशन बताते हैं और फिर वो फाइनल रिपोर्ट को पब्लिक में पब्लिश कर देते हैं। ये इतने सारे प्रोसेस के बाद में आपका ऑडिट आ जाता है, तो जिससे कि दुनिया के लोगों का इस पे भरोसा है। ओजोन ने यहाँ पे अपना कराने का काम किया ताकि जिन पे भरोसा है लोगों का, वो अगर लिख कर दे तो हमें कोड पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने अपना कोड को पब्लिश नहीं किया। अदरवाइज आप जानते हैं कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई बंदा हमारी कॉपी नहीं कर पाया, कोई बंदा हमारी कॉपी नहीं कर पाया। क्यों? अगर हम लोग कोड पब्लिश कर दिए रहते या हमारा कोड बहुत आसान होता तो कोई भी इसे कर सकता था कॉपी, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी सालों की मेहनत है। तो किसी को कॉपी भी करना होगा तो उतनी मेहनत करने पड़ेंगे, उतने साल देने पड़ेंगे। अब देखें, अब ये बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कैसे होती है, अब इतना पर नहीं जाना चाहूंगा मैं थोड़ी बहुत इसकी और ये चीजें और एक्सपीरियंसेस देखे। इतने सारी जो टॉप के जो कॉइन्स ब्लॉकचेन्स देख रहे हैं ना, इसका इन्होंने ऑडिट किया हुआ है। इनके अगर अबाउट में जाएंगे तो आपको इनके इन्वेस्टर्स को देखें, इनसाइड पार्टनर है इनके, सिक्विया, टाइगर ग्लोबल, कोट है, लाइट स्पीड है, एडवेंचर इंटरनेशनल है, सॉफ्ट बैंक है, गोल्डमैन सैक्स है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, हिल हाउस है, येल यूनिवर्सिटी, ये सब इनके इन्वेस्टर्स हैं, यानी इन लोगों का पैसा इस कंपनी में लगे हुए, ये सब इनके पार्टनर्स हैं। अगर न्यूज की बात करें तो दुनिया की जितनी बड़ी, फोर्ब्स हो गया, क्वाइन टेलीग्राफ हो गया, मिड टेक्नोलॉजी रिव्यू, इन सब की आप वो देख सकते हैं, अवार्ड देख सकते हैं। कंपनीज टू वॉच इन 2023 का इसको अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल अवार्ड सिल्वर विनर मिला है, फिर टॉप ब्लॉकचेन कंपनी में ग्लोबल इन्वेस्टर, ये सारी लीडरशिप टीम में देखे फ्रेंड्स, इसके ये सारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर जोंग शाओ को फाउंडर है, प्रोफेसर ये है, ये सारे के सारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ये सारे लोग इसमें इस सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं। बिजनेस टीम ये है, ये देखें, डायरेक्टर ऑफ डीबी नॉर्थ अमेरिका, डायरेक्टर ऑफ डीबी साउथ कोरिया, इतनी बड़ी एजेंसीज है ये। अच्छा, टीम की बैकग्राउंड एक बार चेक करें, ये देखें, टीम की बैकग्राउंड चेक करते हैं हम लोग, ये इसमें जो डेवलपर्स हैं वो किस लेवल के हैं। आपको तो आज के डेट में कोई यूट्यूबर आ जाता है जिससे 2 अक्षर नहीं है, वो आकर के कुछ भी रिव्यू देके चला जाता है। आप आप किसकी रिव्यू को मानेंगे? ये देखें, इनकी जो टीम है वो येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सब एक पर एक लोग हैं, हार्वर्ड के लोग हैं, सेंट फ्रांस स्टैनफोर्ड के हैं, प्रिंसटन के हैं, पैन के हैं, ड्यूक के हैं, यूनो के हैं। इसके अलावा इनकी बैकग्राउंड गूगल के लोग हैं, इसमें ओरेकल के लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, सिस्को, सैमसंग, चेक पॉइंट्स, ये सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो लोग हमारी ऑडिट कर रहे हैं। देखिए क्या है, सर्टिक, क्या लिखा है, सर्टिक यूनाइट्स exceptional talent by sourcing employees from the best universities and companies across the world। ये वैसे जगहों से लोगों को लिया हुआ है, ये कंपनी जिसके लिए ऑडिट करके दे दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, वो एकदम बन जाती है हमारे लिए माइलस्टोन। अब आइए, इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे हम लोग ओजोन को चेक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है
ओजोन चेन, ओजोन डाले हम, आ गए पहले नंबर पे, क्योंकि इस ओजोन के ऑडिट सर्टिक ने कर रखा है। यहाँ पे देखें, ये देखें, इन्होंने ओजोन कोड ऑडिट हिस्ट्री किया है, इन्होंने 14 फाइंडिंग्स निकाले थे और 14 को इन्होंने रिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा, कि हमारी केवाईसी भी डन है। केवाईसी भी हमारी कंप्लीट है, यानी दुनिया की एक ऐसी ब्लॉकचेन, और वो भी एमएलएम परफॉर्म कर रही है, उसकी केवाईसी भी डन है, ऑडिट तो छोड़ो, ये सिस्टम दे रही है आपको, ये कॉन्फिडेंस दे रही है। अब हम लोग को देखना क्या है कि इसकी ऑडिट, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आप चेक करें, ये ओपन हो रहा, इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। हम्म, ये सारी ऑडिट्स हैं, इसको पढ़ें, इसमें बहुत काफी टाइम लगेगा, एक एक चीज को इन्होंने बता दिया हुआ है। हाँ, एक चीज आपको दिखाना था, आपको लग रहा होगा कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हम ओनर हैं, सो इस बात की क्या गारंटी है कि हम सेफ हैं। सो यहाँ पे आप देखें माय डियर फ्रेंड्स, इस सर्टिक ने हमारे लिए क्या कमेंट किया हुआ है, लिखा हुआ है द वैलिडेटर वर्क्स टू मिंट कॉइन एंड डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। वैलिडेटर का काम है कि कॉइन को मिंट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा माइनिंग को, रिवॉर्ड्स को। यूजर्स कैन इजिली स्टेक कॉइन ऑन देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाया एनी सुटेबल डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यानी आप किसी भी सुटेबल डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, इसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उसमें कॉइन को स्टेक कर सकते हैं, which is locked for 365 days and cannot be withdrawn either by any Ozone account before locking period। यानी 365 दिन के बाद से पहले, 365 दिन से पहले कोई भी इसे इसे नहीं निकाल सकता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ लॉकिंग पीरियड इट कैन बी विड्रॉन बाय क्रिएटर्स यूजर्स ओनली। यानी यहाँ पे जो भी फंड आप रख रहे हैं 365 दिन से पहले कोई नहीं निकाल सकता है, ना आप निकाल सकते हैं ना आपके अलावा कोई निकाल सकता है। 365 दिन के बाद केवल और केवल
आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएटर्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर्स, यानी यूजर्स ही यहाँ पे क्रिएटर है। यानी जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो मैं आपको ओनर दिखा रहा था ना, एक्चुअली इस ओनर को क्रिएटर भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे जितने लोग का फंड आप जमा करवा रहे हैं वो आपके जेब में नहीं जा रहा या कंपनी के जेब में नहीं जा रहा, वो कॉइन उसी बंदे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। जैसे मेटामास्क में जिस एड्रेस पे आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो कहाँ है, वो मेटामास्क में थोड़ी है, वो तो ब्लॉकचेन के एड्रेस पे पड़ा हुआ है। ब्लॉकचेन का एड्रेस है वो उस पे पड़ा हुआ है। सेम एज इट इज जो आपका कॉइन है वो मेटामास्क में या metaozon.io में नहीं पड़ा हुआ है जो इसने स्टेक में लगाया, वो ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह से आपका एड्रेस के मालिक आप है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के मालिक आप है। तो ना आपके एड्रेस से कोई 1 रुपया निकाल सकता है और ना ही आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से 1 रुपया निकाल सकता है। और यही वजह है कि हमारी जो सिस्टम है वो इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है, जो कि आज के डेट में कोई कंपनी नहीं दे सकती है, क्योंकि ये सिस्टम बनाई गई है कम्युनिटी बेस्ड। ये कोई बैंक नहीं है जहां आप पैसे देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक मुझे डबल करके दे देगी। नहीं, ये बैंक है ही नहीं। आप पैसे बैंक में डालते ही नहीं हो, आप तो ब्लॉकचेन पर पैसे डालते हो अपने कॉइन को, और उस कॉइन से हमारी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, हमारा ब्लॉकचेन चेक कर लेती है कि कितने कॉइन स्टेक है, और जितने कॉइन स्टेक है वो सारे नोट्स में आपस में बात कर लेती है कि आज की टोटल कॉइन स्टेक 1,000 कॉइन है आज के डेट में। तो आज वो 1,000 के हिसाब से 1.5% कॉइन माइन कर देगी, यानी 1,500 कॉइन माइन कर दिया। सॉरी, 1,000 का कितना हुआ, 1,000 का 1.5%, 100 का 1.5, तो 1,000 का 15। 15 कॉइन माइन हो गए, और 15 कॉइन को में से 10 कॉइन किसको दे दिया गया, जो जो इस क्रिएटर है उनको दे दिया गया, और 5 कॉइन किसको दे दिया गया, जो उसके रेफरल में जो लोग हैं उनके अपलाइन उनमें बांट दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे 1.5% डेली निकलता है, सबको दिया जाए। फिर कल के डेट में ब्लॉकचेन चेक क्या करेगी कि 24 घंटे में कितने कॉइन्स के हो चुके हैं। 24 आवर्स जिस कॉइन के हो गए वो स्टेकिंग में काउंट हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि आज फिर 500 कॉइन आ गए, तो टोटल देखेंगे कितना, 1,500 अभी तक है। 1,500 अभी तक आ गए, तो 1,500 का 1.5% निकालेंगे और सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कल के डेट में से इसमें से कुछ कॉइन अनस्टेक हो गए, अब 1,500 में से 100-200 अनस्टेक हो गए, 1,200 रह गए, तो वो 1,200 का ही 1.5% निकालेंगे और सबके सबको माइन होकर के चले जाएंगे। तो ये सिस्टम काम करती है हमारी ब्लॉकचेन की। सो यहाँ पे कॉइन रोटेशन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, पहले से प्री मिंटेड कॉइन नहीं है कि ये कॉइन रोटेट होंगे। यहाँ पे कॉइन जनरेट होते हैं, कॉइन क्रिएट होते हैं। सो ये चीज जानना बेहद जरूरी था, आप लोगों को टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जानना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो घटती है ना वो नॉलेज की कमी से होती है। आइए अब हम लोग कुछ और जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर ब्लॉकचेन के ऊपर। जो हमारी ब्लॉकचेन है वो क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है। हमारी जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है। इससे पहले प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन थी, जो टॉप जो मोस्ट टॉप में आती है। तो पहले प्रूफ ऑफ वन आई, फिर प्रूफ ऑफ स्टेक आया। इसके अलावा भी है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी भी है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री भी है, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, इसलिए सबके सब प्रूफ ऑफ स्टेक पर आना चाहते हैं। अभी इथेरियम 2.0 वर्जन जो है बीकॉन चेन, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ गई है। पहले वो प्रूफ ऑफ वर्क पे थी, यानी बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क से शुरू हुई, अब बिटकॉइन में माइनिंग होती है। सो आप अगर बिटकॉइन को समझ गए ना, तो सेम एज इट इज हमारी ओजोन है। फर्क कितना है कॉन्सेंसस मैकेनिज्म की। बिटकॉइन में क्या था, बिटकॉइन में एक बड़ा सा कंप्यूटर लेना पड़ता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर, एक पूरे घर होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीपीयूज
स्टोरेज, मेमोरीज, बहुत सारी चीजें, रैक्स बंदे रहते हैं, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि माइनिंग रिस्क कैसे होती है। तो ये बहुत बड़ा होता है और इसमें ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा। यानी कि पहले तो कम में हो जाता, आज के डेट में उसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो जिनके पास जो 10 करोड़ में पहले कर लेते थे, आज लेने के लिए लोग 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ना कंप्यूटिंग पावर डिपेंड करती है, आपके माइनिंग के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए। यानी बीटीसी बीटीसी यानी बिटकॉइन के माइनिंग के लिए कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। आपके पास पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, और इसके बगल में ना एक और इससे भी बड़ा कंप्यूटर का रीग आ गया, ये इतना बड़ा। अब इसमें बहुत ज्यादा इसने डाल दिया, जीपीयूज, इसमें मेमोरीज डाल दिया, ग्राफिक्स डाल दिया, सर्किट्स डाल दिया, ये सारी चीजें इन्होंने डाल दिया इससे बड़ा। तो अब इनका काम क्या होगा, माइनिंग करने के लिए हैश माइनिंग करनी होती है, और हैश माइनिंग तभी होगी जब आप पजल सोल्व करेंगे। तो पहले ये बंदा कर ले रहा था, अब लेकिन इसके बाद में बहुत बड़ा वाला आ गया। तो अब जितने भी माइनिंग थे, जितने भी माइनिंग हो रहे थे, अब क्या होंगे, इसको जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है। इससे बड़ा पावर कल के डेट में इससे भी बड़ा पावरफुल कोई आ जाएगा, कल के डेट में इससे भी बड़ा कोई पावरफुल आ जाएगा तो उसको चला जाएगा। यानी यहाँ पे जिसके पास ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी वो माइनिंग करेगा, जिसके पास कंप्यूटिंग पावर कम होगी वो माइनिंग नहीं कर पाएगा, इनसे छूटेगा तब उनको मिलने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग करें और आपके पास कम एसेट है, पैसे कम है, तो क्या होगा, आप छोटी मशीन लगाएंगे, तो छोटी मशीन में माइनिंग मिलेगी ही नहीं, आपको बार बार फेल हो जाएंगी, आपकी माइनिंग होगी ही नहीं। आप महीनों अपना खर्च कर दिए, बिजली जला दिए, अपना समय लगा दिए, सब चीज कर दिए, लेकिन आपको माइनिंग मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि आपकी पावर नहीं है सिस्टम में। इसलिए आपको बड़ा कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, तभी होगा। तो ये माइनिंग बड़ा मुश्किल चीज आज के डेट में है, पहले भी था। पहले चूंकि कम लोग थे माइनिंग, तो छोटी मशीनों में कंपटीशन नहीं थे तो हो जा रही थी, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गई। तो अब जितने जितने ज्यादा होंगे वही करेंगे। अब आज के दिन में बड़ी बड़ी जो बैंक्स हैं वो माइनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो माइनिंग कर रहे हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं वो लोग जाकर के माइनिंग करके बिटकॉइन बना रहे हैं और उससे ये कर रहे हैं। सो आम इंसान की इन्वॉल्वमेंट बिटकॉइन के माइनिंग में नहीं हो रही, सेम एज इट इज इथीरियम में भी है, वहां पे भी आम इंसान की माइनिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग हैं माइनिंग करने वाले, मशीन लगा रखे हैं, लेकिन वहां पे भी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। जिसके पास ज्यादा बड़ी मशीन होगी वो कर पाएगा, और नहीं तो वो बस केवल अपना बिजली का बिल जलाएगा। ये चीज हो रही है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन है, माय डियर फ्रेंड्स। प्रूफ ऑफ स्टेक के ब्लॉकचेन में क्या होता है कि यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कंप्यूटिंग पावर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्टेकिंग पावर चाहिए। यहाँ पे स्टेकिंग पावर चाहिए, यानी जिनके पास ज्यादा कॉइन होंगे वो ज्यादा कॉइन माइन करेगा, ये सिस्टम होते हैं। तो जिनके पास स्टेकिंग पावर ज्यादा होते हैं वो इंसान, वो वैलिडेटर ज्यादा कॉइन की माइनिंग कर पाता है, ये सिस्टम होती है। और जिनके पास कम होते हैं वो कम, क्योंकि चांसेस वहां, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम लाइक होती है, इनको चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो अभी तक जितने भी अगर आप देखेंगे, लाइक बीएनबी देख ले, आप ट्रोन देख ले, पोलीगोन देख ले, इन लोगों ने प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन बनाई, और इन्होंने ये सिस्टम बनाया, स्टेकिंग के पावर पे इन्होंने डिपेंड किया। लेकिन इनकी स्टेकिंग कहाँ पे होती है, इनके स्टेकिंग वैलिडेटर्स नोड होते हैं, यहाँ पे स्टेकिंग होती है, और इसके थ्रू इनकी माइनिंग आती है। ट्रांजैक्शन को ये वैलिडेट करते हैं, तब इनकी माइनिंग परफॉर्म होती है। इनकी ये सिस्टम है। अब क्या होता है कि आपको वैलिडेटर ही बनना पड़ेगा। अब वैलिडेटर बनने के लिए क्या है कि आपको कंप्यूटर लगाना भी पड़ेगा, सर्वर डालने पड़ेंगे, और कंप्यूटर डालने के बाद में फिर कॉइन भी स्टेक करने पड़ेंगे, और कॉइन स्टेक करने के बाद में आपके पास ज्यादा कॉइन होंगे तभी आप माइन कर पाएंगे। अगर आपके पास कम कॉइन होंगे तो ज्यादा वाला परफॉर्म कर लेगा, यानी स्टेकिंग
जिसकी ज्यादा है ना वो कर लेगा। सो यहाँ पे ज्यादा लोग माइनिंग नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 100 लोग हैं जो माइनिंग करते हैं। पॉलीगॉन की देख लें, बीएनबी के देख लें, 100 से ज्यादा लोग नहीं। 21 तो उनके खुद ही के बूट नोट्स हैं बस, और बाकी के 21 और यानी 79 वगैरह पब्लिक की है। तो बस इतने ही लोग माइनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोग यहाँ पे माइनिंग कर पा रहे हैं। अब सवाल ये हो रहा था कि जब लिमिटेड लोग होंगे तो कॉइन की क्वांटिटी उनके पास ज्यादा होगी, और जिनके पास कॉइन की क्वांटिटी ज्यादा होगी वे वेल्स बन जाएंगे, और जब वेल्स बन जाएंगे तो मार्केट को कंट्रोल वही करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हमेशा से मीटिंग में बताता हूं कि आज जो क्रिप्टो की जो हालत है वो वेल्स की वजह से है, वेल्स की वजह से है। पहले क्या थे ना कि वेल्स की एंट्री नहीं थी। अब बिटकॉइन को देख लिया, पहले बिटकॉइन बहुत सेफ था, धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था। लेकिन जब वेल्स यानी बड़े उद्योगपति या माइनर्स या और लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, और उन लोगों के पास ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनकी एंट्री बाद में हुई है। अब जैसे इलोन मस्क, इनकी एंट्री हुई है 2019 नहीं, उनको देख करके बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, भले उनका नाम आ गया, बट जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली छोटे बड़े सारे उद्योगपति इसमें घुस जाते हैं, और ऐसे ही हुआ। तो आज के डेट में बिटकॉइन की अगर बात करी जाए तो उसमें वेल्स की एंट्री ज्यादा हो गई है, और लोगों ने ना बहुत ज्यादा महंगे रेट में खरीद लिए हुए हैं। अब जिनको महंगे रेट में जो लोग खरीदे हुए हैं वो जैसे ही कॉइन का रेट थोड़ा सा बढ़ता है वो चाहते हैं चलो थोड़ा सा तो मेरे को मिल रहा है बेच दो। तो जैसे ही बिटकॉइन थोड़ी सी पंप होती है ये बेच के निकलते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा तो बेनिफिट हुआ, फिर थोड़ी सी होती है फिर बेच के निकल जाते हैं, पहले थोड़ा सा तो बेनिफिट हुआ चलो। तो इस तरह से आज बिटकॉइन की जो हालत है हो चुकी है वेल्स की वजह से, यानी खराब हालत हो गई हुई है। आप अगर ट्रोन की, पॉलीगॉन की, इनकी तो बात ही नहीं करें, इसमें तो कंपनी के पास ही बहुत सारी कॉइन्स ऑलरेडी है, तो ये तो जब चाहते हैं जितना माइन कर लेते हैं, ट्रोन जितना चाहते हैं सप्लाई बढ़ा देता है, इथेरियम अपनी माइनिंग करके सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इनके पास तो मैकेनिज्म उसी तरह की लिमिटेड मैकेनिज्म सिर्फ बिटकॉइन के पास थी, लेकिन इसमें भी वेल्स की एंट्री हो गई। अब ये वेल्स कितने तरह की है, तो पहला माय डियर फ्रेंड्स वेल्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मैं मानता हूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बड़े उद्योगपति हैं। ये लोग क्या करते हैं, कॉइन को कम रेट में, यानी जब प्राइस कम होती है तब बाई करके रख लेते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तब ये बेचते हैं। दूसरे माय डियर फ्रेंड्स माइनर्स, ये माइनर्स, ये माइनर्स का काम है कॉइन को बनाना, यानी इनको बना करके बेचना है, खरीद कर नहीं बेचना। यानी ये 10 रुपए में खरीदते हैं और 20 रुपए में बेचते हैं ट्रेडर की तरह, तो वो ट्रेडर है एक्चुअल में, माइनर्स नहीं है। माइनर्स 10 रुपए में खरीदना नहीं है, माइनर्स को केवल 10 रुपए में बेचे, 5 में बेचे, इनको हर हाल में प्रॉफिट होना है। ट्रेडर अगर 10 में खरीदेगा 20 में बेचेगा तो प्रॉफिट है, और 10 में खरीदेगा 5 में बेचेगा तो लॉस है। लेकिन माइनर 10 में बेचे, 5 में बेचे, 2 रुपए में बेचे, 1 रुपए में बेचे, इनको प्रॉफिट है, क्योंकि इनको बनाकर बेचना है। तो इनके पास क्वांटिटी, जो माइन कर रहे थे इनके पास क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, यानी 1 2 3 4 5 100 200 500 1000 ऐसे करके इनकी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। अब जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी वो अपने मर्जी से जितना चाहे बेच सकता है, खरीदा थोड़ी है, बनाया है, तो बना करके बेचते हैं और रेट गिर जाती है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक मार्केट को खराब करते हैं, माइनस मार्केट को खराब करते हैं, और तीसरा है आज के डेट में कंपनी खुद ही बहुत बड़ी वेल्स बन गई हुई। जो आज के डेट में जो कंपनी आ रही वो बहुत बड़ी वेल्स है। वो क्या कर रही है कि पहले से करोड़ों कॉइन बना के रख ले रही है। जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारा 50,000 कॉइन था, लेकिन उनके ब्लॉकचेन पे जाके देखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, तो आपको वहां पे दिख जाएंगे 1 करोड़
या 100 करोड़ या 1000 करोड़ वटेवर जो बना रखे हैं वो पहले मिल जाते हैं। अब उसमें से क्या करते हैं ये कि 10% कॉइन को मार्केट में प्री सेल में बेच देते हैं। लोग अंधों की तरह आते हैं और खरीद लेते हैं कि भाई प्री सेल में है, नया नया है, खरीद लो, रेट बढ़ेगी। तो ये 10% कॉइन को बेच देते हैं और लोग इसे खरीद लेते हैं। तो मान लो कि 1 करोड़ कॉइन इन्होंने बनाया और $1 ही बेचा 10%, तो 10 लाख कॉइन इन्होंने बेच दिया कितना में? $10 लाख में। इनके पास कितना आ गया? $10 लाख आ गया कंपनी के पास। 1 करोड़ इसने बनाया और उसमें से 10 लाख कॉइन बेच दिया $1 में, तो $10 लाख इनके पास आ गए। लेकिन अभी भी इनके पास 90% कॉइन है, अभी भी इनके पास 90% कॉइन है। अब जब इस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो बाकी का ये कॉइन बेचेंगे और बड़ा प्रॉफिट करेंगे, ये करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं कुछ एमएलएम कंपनी आती है, एमएलएम वाले वो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सपोज मान लो एक्स, और इसका माइनिंग का नाम दे देते हैं। यानी ये टोकन माइन कर लिए 1 करोड़ या कॉइन माइन कर लिए 1 करोड़, पहले से बना के रख लिए। अब पब्लिक को 10% दे दिए और बोले कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप स्टेकिंग लगाओ। स्टेकिंग लगाओगे तो आपको डेली का 1%, 2%, 3% दूंगा। और पब्लिक को तो प्रॉफिट वहां तो दिखेगा ही कि चलो अगर मैं रखा हूं होल्ड करके, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो बेचूंगा। लेकिन लेकिन तुम प्राइस नहीं बढ़ती है, अगर प्राइस नहीं बढ़ती है तो पब्लिक का तो नुकसान है। तो पब्लिक को बेटर कौन सा लगता है कि रखने से अच्छा है कॉइन को माइनिंग में लगा दो, स्टेकिंग में लगा दो, ताकि वहां से प्रॉफिट आएगा वो अलग और जो रेट बढ़ेंगे वो अलग। तो पब्लिक क्या करती है, ये 10% कॉइन्स को पब्लिक कंपनी के अकाउंट में डाल के दे देती है। कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे उनका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप देखेंगे उस कॉइन को स्टेक करेंगे तो देखेंगे कि सभी इंसान का कॉइन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर होता है, यानी जो क्रिएटर होता है, वो कंपनी का आदमी ही होता है, यानी कंपनी खुद होती है। अब देखिए किस तरह से हमें झांसे में ले लिया जाता है। हमको पहले $10 लाख में 10 लाख कॉइन बेच दिया जाता है और फिर 10 लाख कॉइन को भी अपने पास मंगा लेती है। अब कंपनी के पास कितना हो गया? 90% पहले से बाकी था, 10% ये भी आ गया, यानी अब 100% कॉइन कंपनी के हैंड में आ गया। अब मार्केट में कॉइन है ही नहीं। जब मार्केट में कॉइन नहीं है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और काम कॉइन रहेगा ही नहीं। तो डिमांड बढ़ रही लेकिन कॉइन है ही नहीं, तो क्या होगा? रेट भी बढ़ेगा या रेट स्टेबल रहेगा, ये तो हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे रेट बढ़ना शुरू कर देता है। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10% रेट बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना रेट हुआ, 2-4 महीने में कॉइन का रेट गिर जाता है। ऐसा क्या हो गया? क्यों रेट गिर गई तुरंत? इतनी रफ्तार से गई और उतनी ही रफ्तार से गिर गई। सो फ्रेंड्स, आम इंसान को तो लगता है कि बस इसका नेचर ही है। लेकिन आप देखते हैं जब ब्लॉकचेन पे जा करके, तो आप देखते हैं कि सप्लाई बढ़ गई, कॉइन मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। और ये इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में कोई चीज बहुत ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी रेट गिर जाती है, और मार्केट में किसी चीज की कमी है और डिमांड ज्यादा है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। वही चीज है। अब एप्पल को देखो, एप्पल क्या करती है, मार्केट में उसका कैप्चरिंग है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। वो इतना कम बनाकर देखती है, लोग लाइन लगा करके रखते हैं कि मुझे मिल जाए। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने पर उनको मिलती है। राइट। तो इस तरह से कुछ गाड़ियां हैं, आप देखिए 6-6 महीने की वेटिंग मिलेगी, 1-1 साल की वेटिंग मिलेगी। तो उन्होंने इस तरह से सप्लाई कम किया हुआ है, मार्केट में डिमांड हाई करके रखा हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। पहले डिमांड क्रिएट की गई, रेट बढ़ गया और उसके बाद सप्लाई बढ़ा दिया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। पहले कंपनी कितना बेची? $1-1 में बेची। अब कंपनी कितना बेची? 90,000 कॉइन, 90 लाख कॉइन कितने मिली बेची? तो वो $1 में नहीं बेची, बल्कि $10 से लेकर $50-100 तक का बेची। उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन आ गए। अब उनका जो जो पैसा उनको 5 साल 10 साल में मिलनी थी, वो 5 महीने में उनका काम हो गया। राइट। तो ये चीजें हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि सारा का सारा जो कॉइन है वो कंपनी के हैंड में है।
इसलिए ये सारा का सारा गेम कंपनी कर दे रही है। कंपनी के हैंड में जब कॉइन नहीं होगी तो वो कंपनी गेम नहीं कर पाएगी, राइट। तो ओजोन ने इसको किस तरह से निपटा? सो ओजोन ने क्या किया, ओजोन ने क्या किया कि वेल्स को खत्म करना शुरू किया। तो सबसे पहले किस चीज को खत्म करी जा सकती है माय डियर फ्रेंड्स? जो कंपनी के हैंड में हो। तो कंपनी के हैंड में क्या था? कंपनी के हैंड में था इसकी टोकोनॉमिक्स। तो कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ 50,000 कॉइन बनाए, 50,000, 1 करोड़ नहीं बनाया। और 50,000 में से पहले दिन ही 10% नहीं बल्कि 70% कॉइन पब्लिक को दे दिया। 70% पहले दिन कि आप लोग खरीद के रख लो, और अपने लिए रखा केवल 30%। और इस 30% में से भी कंपनी का अपना प्रॉफिट और कंपनी के जो बाकी के जो प्रोजेक्ट में जो खर्च होने वाले हैं सर्वर के मेंटेनेंस में, उन सब के लिए 30% रखा। यानी बाकी कंपनियां 90% अपने पास रखी और मार्केट में 10% दिया, और ये कंपनी अपने पास सिर्फ 30% रखी, मार्केट में 70% रखी। उसके बाद इन्होंने ब्लॉकचेन पे इस तरह की प्रोग्रामिंग करी, अलग से कोई सॉफ्टवेयर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। ब्लॉकचेन ही में इनका प्रोजेक्ट था माइनिंग का, सपोज एक्स। अब इन्होंने कहा कि 70% कॉइन सेम एज इट इज, उन्होंने कहा कि 70% कॉइन को आप ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखने हैं, बल्कि 70% कॉइन को पब्लिक अपने अपने प्रोजेक्ट बनाने हैं। हर पब्लिक का अपना अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर पब्लिक का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर पब्लिक का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हर बंदे का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और हर बंदा अपना अपना कॉइन डालेगा। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो चेन है ना, ये हमारी ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है। ये सब के सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बंदों ने अपना अपना कॉइन को स्टेक करने हैं। अब देखें, अब कंपनी के पास अभी भी कितना है? 30%। पब्लिक के पास कितना है? 70%। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पब्लिक ने माइन करना शुरू कर दिया, यानी 35,000 कॉइन पब्लिक ने ले लिया, खरीद लिया और माइनिंग शुरू कर दिया। कंपनी ने अपना माइनिंग नहीं लगाया, क्योंकि ये 35,000 कॉइन अगर एक दिन में सेल हो जाते हैं तो कंपनी का ये कहना था कि मैं तभी कॉइन स्टेक में लगाऊंगा जब मेरा 35,000 कॉइन सेल हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले दिन ही मतलब बाहरी पब्लिक यानी 35,000 कॉइन सेल नहीं होते और पहले दिन ही कंपनी अगर 15,000 कॉइन बना लेती तो कंपनी ज्यादा माइनिंग कर लेती, और पब्लिक चूंकि तो 100, 200, 500 कॉइन ऐसे बिक रहे थे तो बहुत कम कॉइन माइन होता, तो ये परसेंटेज घट जाती, पब्लिक के पास कम क्वांटिटी में हो जाते और कंपनी के पास ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती। तो कंपनी ऐसा कर सकती थी, लेकिन सैल्यूट इस मैनेजमेंट को कि इसने ऐसा किया ही नहीं। इसने कहा कि नहीं, हम कभी भी अपना जो कंट्रोल है ना वो पब्लिक को देना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज हो या टोकोनॉमिक्स वाइज, मार्केटिंग वाइज भी हो, रेट वाइज भी हो, पब्लिक को दिया कि आप इसको अपने कंट्रोल में रखो। यानी जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होगी कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, यानी वोटिंग जिसके पास ज्यादा है वही उसका मालिक है। तो कंट्रोल कौन करेगा? जिसके पास 70% है वो, या जिसके पास 30% है वो? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा है यानी 70% वाले लोग कंट्रोल करेंगे मार्केट को। अब देखें, तो ये 70% से कॉइन माइनिंग यानी 35,000 कॉइन से माइन शुरू हो चुके हैं, और माइन करते 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 ये 1 साल लगे, और 1 साल में पब्लिक की माइनिंग हो गई माय डियर फ्रेंड्स 1.25 लाख। यानी 35,000 पहले से और 90,000 और 1 साल में माइनिंग होके आ गई, तो 1.25 लाख कॉइन माइन हो गए।
लेकिन अभी तक कंपनी ने 15,000 कॉइन रखी हुई थी। तब जाकर के पिछले हफ्ते कंपनी ने अपना 15,000 को स्टेक किया। आज के डेट में अगर परसेंटेज देखें आप, तो एक तरफ 15,000 है और एक तरफ 1.25 लाख है। अब परसेंटेज क्या है? अब परसेंटेज हो गया 90 प्लस इधर हो गया और -10 इधर हो गया। यानी 10% से कम ही माइनिंग है कहां? पब्लिक के कंपनी के पास। 90% से ज्यादा माइनिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। यानी 90% कंट्रोल किसका है? पब्लिक का है। 90% क्वांटिटी होल्डिंग किसके पास है? वो पब्लिक के पास में। आप बता दें पूरी दुनिया में एक भी कॉइन जिसका 90% होल्डिंग पब्लिक के पास हो और 10% से होल्डिंग कम हो जो कि कंपनी के पास हो, एक भी कॉइन नहीं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप बिटकॉइन की भी बात कर लेना तो उसमें भी वेल्स के पास 30 से अबव है। तो ये चीज आज के डेट में बाय मिस्टेक या जैसे भी हो सके, ओजोन हमें इस तरह से मिल गया ना कि हम सोच नहीं सकते। इस तरह के टोकोनॉमिक्स बनना ही मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया। कंपनी की गलती कहे या कंपनी की ईमानदारी कहे, राइट। कुछ लोग इसे गलती मान सकते हैं और कुछ लोग इसे ईमानदारी मान सकते हैं कि उन्होंने अपने वर्ड पे रहा। यानी कंपनी जहां 70 लाख कॉइन माइनिंग 30 लाख कॉइन अपने लिए रखी थी माइनिंग करने के लिए, जिसके लिए 15,000 कॉइन को स्टेक में लगाना चाह रही थी, और 70 लाख कॉइन पब्लिक के लिए जिसके लिए 35,000 कॉइन उन्होंने सेल किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कंपनी में 90% 90 लाख कॉइन कौन माइन करेगा? पब्लिक करेगी, और 10% ही कॉइन माइन कर पाएगी कंपनी। ये आज की स्टेटस है, और ये हमारे लिए कम्युनिटी के लिए एक मील का पत्थर है। यानी इस टोकोनॉमिक्स को कोई हिला ही नहीं सकता। यानी जो करेगी वो कम्युनिटी करेगी। कंपनी की पावर ही नहीं, औकात ही नहीं है कि मार्केट गिरा दे, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। पब्लिक कितना माइन कर रही है माय डियर फ्रेंड्स? डेली का 1.25 लाख का 1.5%। कंपनी कितना माइन कर रही है? 15,000 का 1.5%। सोचे, ये सिस्टम आपको मिला है इस ग्लोबल, जहां पे बेयरिश मार्केट है, ओजोन ने उस मार्केट में आपके लिए एक पॉजिटिवनेस का रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, ये चीज दिया। तो इन्होंने क्या किया? पहला वेल्स जो कंपनी खुद थी इसको खत्म कर दिया। अब पब्लिक सेफ। अब आते हैं माइनर्स। अब माइनर्स को कैसे खत्म करी जाए? क्योंकि माइनर्स की क्वांटिटी अगर देखी जाए परसेंटेज वाइज बाकी कंपनियों की, बाकी ब्लॉकचेन की, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, इथेरियम हो, जितने भी है, वहां पे माइनर्स की संख्या कितनी है? 0.1 से भी कम है, 0.1% से भी कम है। 99.9% से ज्यादा लोग कौन है? केवल ट्रेडर है। इसलिए जो 0.1% लोग हैं इनके पास ज्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि ये माइनिंग कर रहे हैं तो ये भी रेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम 0.1% ना लेकर 100% पब्लिक को ही माइनर बना दे तो फिर माइनिंग का कंपटीशन खत्म। यानी कुछ लोग मिल करके मार्केट को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि सबके पास इक्वल राइट हो जाएंगे। यानी सब लोग माइनिंग करने वाले हैं, तो क्या होगा कि कोई एक बंदा अपना मोनोपोली नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्होंने माइनिंग के लिए ऐसा मैकेनिज्म दे दिया जिसके आम इंसान माइनिंग कर ले। अभी तक क्या है? ट्रोन, पॉलीगॉन सब में क्या है, या इथेरियम में क्या है, बिटकॉइन में क्या है? जो डेवलपर है वही माइनिंग कर रहा है। हम आपको आता भी नहीं है करने कैसे किया जाता है। लेकिन ओजोन ने क्या किया कि हर इंसान को बना दिया माइनर, तो ये भी वेल्स खत्म हो गया। अब 2 वेल्स खत्म हो गए। तो ये दोनों तो इनके हाथ में थी, इन्होंने कंपनी वाला अपना वाला कर दिया और माइनिंग वाला भी कर दिया कम्युनिटी के लिए। तो तीसरा था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इसको कैसे रोकोगे? ये तो आ जाएंगे, और ये आ जाएंगे, इनको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सबके लिए सेम है, स्वागत है, सब लोग आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुलाता कौन है, ये आते क्यों है, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दावत देते हैं ट्रेडिशनल वैसे मेथड से काम करने वाली कंपनियां। क्योंकि 2 तरीके होते हैं मार्केटिंग के फ्रेंड्स, या तो ट्रेडिशनल तरीका होता है या एमएलएम का तरीका होता है। यही 2 है पूरी दुनिया में मशहूर, कि ट्रेडिशनल तरीके से काम कर लो
ये एमएलएम के तरीके से। तो आज के डेट में जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं वो क्या रूल फॉलो करती है उसको देखें। ट्रेडिशनल कंपनियां 3 लोगों को हायर करती है। एक होता है एक्सचेंज, जहां पे कॉइन को लिस्ट करते हैं। दूसरा होता है मार्केट मेकिंग एजेंसी, और तीसरा होता है इन्फ्लुएंसर्स। ध्यान से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स गेम कैसे होता है। तो जो भी ट्रेडिशनल कंपनी आज के डेट में काम करती है वो इन तरीकों से काम करती है। एक्सचेंज पे उन्होंने लिस्ट करा दी। ये सेक्स भी हो सकते हैं, डेक्स भी हो सकते हैं, कोई भी, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, कहीं पे भी इन्होंने लिस्ट करवा दिया। सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत इजी में होता है, कोई भी कर सकता है। इसमें पैसे आपको एक्सचेंज को फीस नहीं देनी पड़ती है, बहुत बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, जितना चाहे कर सकते हैं। 2 मिनट में आपका काम हो जाता है। कोई डेवलपर हो अभी टोकन बनाया और अभी लिस्ट कर दिया है सेक्स के ऊपर, सॉरी डेक्स के ऊपर। तो डेक्स बहुत ही ईजी है, और डेक्स हमारे लिए उतना सेफ नहीं है जितना कि सेक्स है। इस पे भी हम लोग चर्चा कर लें क्यों। अब देखते हैं, अब आता है मार्केट मेकिंग एजेंसी। ये मार्केट मेकिंग एजेंसी क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी जो ट्रेडिंग है इसको परफॉर्म करती है। ये मार्केट मेकिंग करती है, यानी आपके वॉल्यूम को क्रिएट करती है, आपके प्राइस को बढ़ाती है इनऑर्गेनिक तरीके से। कैसे कर लेती है? यूं समझ ले कि 100 बायर रख दिया इधर, यानी यहाँ पे 100 बायर का बिड लगा दिया तो 100 सेलर का बिड लगा दिया। अब ये क्या करती है, किसी भी कॉइन को 1 रुपए में स्टार्ट किया, 100 कॉइन को 1 रुपए में स्टार्ट किया, और इसने क्या किया, बायर ने खरीद लिया। यानी यहाँ सेलर ने 100 का बिड लगा दिया, 1-1 रुपए में 100 कॉइन के, बायर ने खरीद लिया। तो अब ये बायर भी इन्हीं के है, सेलर भी इन्हीं के है, अभी तक कोई बाहरी पब्लिक नहीं है, यही लोग हैं। अब 100 के बाद में ये आगे का जो बिड होगा वो हो सकता है कि 2 रुपए का लगा दे, अगला 100, फिर ये लोग खरीद लेंगे। अगला 3 रुपए का लगा दे, 100 फिर खरीद लेंगे। 10 रुपए का लगा दे, 50 का लगा दे, 100 रुपए का लगा दे, 1000 का लगा दे, 10,000 का लगा दे। ये क्या कर रहे हैं कि खुद ही खरीद रहे हैं खुद की कॉइन्स को। एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और एक्सचेंज पर ट्रेड कौन कर रहा है? ये मार्केट मेकिंग एजेंसीज करवा रही है। आपस में बाई सेल हो रहा है, एक ही आपस में बिड लग रही है। अब पब्लिक को पता कैसे चलेगा इसके बारे में? इसके लिए इन्फ्लुएंसर्स हायर किए थे। ये मीडिया समझ लीजिए इसको, मीडिया। ये ट्विटर पे बैठे हुए लोग हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ये टेलीग्राम पे बैठे हुए लोग हैं, फेसबुक पे बैठे हुए लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं कि तुम इस कॉइन के बारे में, सपोज कॉइन का नाम हो गया एक्स, तो एक्स कॉइन मार्केट में आई है, इसके बारे में पब्लिक को बताओ, अपने टेलीग्राम पे ट्रेंड चलाओ, अपने ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ। तो उस तरह से वहां पे वो लोग ट्रेंड चलाना शुरू करते हैं। बहुत सारे आईसीओ, बहुत सारी चीजें रेंडमली, जो जो तरीके हैं, गेम खिला करके, आईसीओ दे करके, फ्री का कॉइन दे करके, फ्री का डॉलर दे करके, इस तरह का लोगों को प्रभावित करके लेकर आते हैं इस मंच के ऊपर, इस एक्सचेंज के ऊपर। जब बंदा आता है देखता है कि अरे वाह, आज के टॉप गेनर में एक्स कॉइन, कल के टॉप गेनर एक्स कॉइन, परसों के टॉप गेनर एक्स कॉइन कितनी बढ़ रही है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैं भी लगा दूं पैसे। तब ये पब्लिक आके यहाँ पे पैसे लगाना चाहती है। लेकिन जब पब्लिक पैसे लगाना चाहती है ना, इससे पहले वेल्स की एंट्री हो जाती है। पब्लिक क्या 1, 2, 4, 10 या 2-400 रुपए, 2-4 हजार की खरीदती है, लेकिन वेल्स क्या करते हैं, आ करके यहाँ से इनकी जितनी स्टेक होती है, मान लो इनकी 10% स्टेक इन्होंने प्री सेल में लगाया, इसमें से मैक्सिमम खरीद के रख लेती है अपने पास। और ये थोड़ा देखती भी है कि इनकी मार्केट मेकिंग एजेंसी, जो मार्केट मेकिंग एजेंसी है किस कैटेगरी की है। ये देखते हैं कि इनकी कितनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स किस तरह के हायर किए हुए इन्होंने, यानी कंपनी कितना खर्च कर रही है मार्केटिंग के ऊपर। तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी प्राइस कितना तक जा सकती है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है, उनके पास सैकड़ों एम्प्लॉइज है चेक करने के लिए, जो एक्सपर्ट है।
और वो बता देते हैं कि इसमें इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर लो, आने वाले दिनों में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब तभी ये वेल्स आ जाते हैं और इनकी कॉइन्स को बाय करके रख लेते हैं। और जब ऑर्गेनिक कस्टमर्स इन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आना शुरू कर देते हैं, और जब रेट ऑटोमेटिकली, चूंकि सिस्टम है ऐसा कि भीड़ की तरफ भीड़ भागती है, देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ट्रेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे शिबा इनू का आपने देखा होगा, कितनी ज्यादा यूट्यूबर्स, कितने लोग करना शुरू कर देते हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स, कुछ भी नहीं था उस टोकन के अंदर में, फिर भी लोगों ने इतना कर दिया, ट्वीट्स की वजह से लोगों ने बाय करना शुरू किया। लेकिन मजे किसने मारे? जो वेल्स थे। आम पब्लिक थोड़ा बहुत करी, जो बाद के लोग जो थे फंस गए, डूब गए। तो वही सेम चीज हो रही है आज के डेट में। ट्रेडिशनल तरीके से कोई भी चीज आ रही है, वो लॉन्ग विजन उसका नहीं हो पा रहा है, और पब्लिक का वहां मैक्सिमम लोगों का नुकसान हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करी, हमारी कंपनी ने क्या करी, ट्रेडिशनल तरीका को कट ऑफ कर दिया, ट्रेडिशनल तरीका को हटा दिया। बोला नहीं, हम जाएंगे एमएलएम के तरीके से, हम प्रचार नहीं करेंगे, हम मार्केट मेकिंग एजेंसी को नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पब्लिक टू पब्लिक जाएंगे, और जो रियल कस्टमर है, जिसको नीड है, उसके पास हम जाएंगे। एक्चुअली में यूं समझ लीजिए कि कंपनी को माइनिंग कॉन्सेप्ट लाने के पीछे क्या कारण थे, ये भी समझो। कंपनी को माइनिंग कॉन्सेप्ट के पीछे लाने क्या कारण? सो कंपनी ने ये देखा कि आज बेयरिश मार्केट है चारों तरफ, और लोग 99% लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 1% लोग से कम है जो कि माइनिंग कर रहे हैं। ये लोग बहुत खुशी सुखी है, बहुत है, हैप्पी है। 99% जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन 99% में से अगर देखा जाए तो 5% लोग हैप्पी हैं, सुखी है, और 94% लोग है ना दुखी है, अनहैप्पी है। क्योंकि यहाँ पे 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं, उसमें से 1-8% लोग हैं जो अच्छा बना पाते हैं, बाकी 94% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि कुछ अच्छा टेक्निक्स दे दूं, बहुत सारे लोगों ने रोबोटिक एप्लीकेशंस बना करके देना चाहे, लेकिन 100% वह सक्सेस नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग का रूल ही है, कोई कोई हारता है, कोई जीतता है, ये रूल है उनका। आपका फायदा हो रहा है तो किसी ना किसी का घाटा हो रहा है, ये उनका रूल है। तो वह 100% सफलता नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 100% को सक्सेसफुल बनाना है। तो इन्होंने कहा कि ट्रेडिंग में हम ऐसा कुछ रोबोट तो बना नहीं सकते जिससे कि 100% लोगों को सफल बनाया जा सके, इसलिए इन्होंने माइनिंग में रोबोट बना दिया, क्योंकि ट्रेडिंग के रोबोट में है ही नहीं पॉसिबिलिटीज। आप कितना ही बड़ा से बड़ा दिमाग लगा लीजिए, पॉसिबल है ही नहीं, 100% लोग सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने रोबोट कहाँ पे लगाया? माइनिंग में लगाया, कि हम माइनिंग को चाहे स्टेबल बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1% डेली का रिटर्न का सिस्टम बना दिया। साल का कितना? 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना सिस्टम इन्होंने बना दिया कि आप जितना पैसा डालोगे, 1 साल में 3 गुना उसका हो जाएगा। यानी कि आप 1 कॉइन डालोगे, 3 कॉइन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई कि चलो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3 गुना एटलीस्ट लेके लोग जाएंगे। अगर 3 गुना अगर हम दे सकते हैं, तो दैट मीन्स कि हम हर किसी को दे सकते हैं, और 100% लोगों को यहाँ पे हम दे सकते हैं। यहाँ पे अप एंड डाउन वाली चक्कर खत्म हो गई, यानी कि लॉस वाली चक्कर खत्म हो गई। यहाँ पे प्रॉफिट में लॉस हो सकती है, प्रिंसिपल में लॉस नहीं हो सकती। वहां पे क्या है कि प्रिंसिपल में लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट हो सकता है कि 3 गुना की जगह पे 5 गुना हो जाए, 3 गुना की जगह पे 1.5 गुना हो जाए। यानी मार्केट अगर गिर गई 50% भी, फिर भी आपको 1.5 गुना मिलेगा। आप बता दे कोई दुनिया में एक ऐसी चीज जहां पे आप पैसे डाले हो, आपको 1.5 गुना रिटर्न दे रहा हो इतनी गारंटी के साथ में 1 साल में? पॉसिबल ही नहीं है। आप बैंक में डालो, क्या मिलेगा? 8.5 साल। 8.5 साल में जब आप बैंक में निकालने जाते हो, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो कम हो गई रहती है, महंगाई दर इतनी ज्यादा है। यानी 8.5% आपको साल का रिटर्न मिल रहा है, 10% महंगाई है।
अब सोचो, फिर भी 1.5% का आपको हर साल लॉस ही हो रहा है, तो डालोगे कहाँ? अब म्यूचुअल फंड में जाओगे, वहां पे 15% का रिटर्न मिलेगा साल का, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वहां पे भी अगर लॉस हुआ तो वहां पे भी नुकसान है। आप LIC में डालो, वहां तो उससे बड़ा लॉस कहीं दिखता ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपको ओजोन से बेटर सिस्टम कहीं मिल ही नहीं पाएगी। अब मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं। आप एक कॉइन पे ही देख लो, एक कॉइन आपने डाला, एक साल में 3 कॉइन बन गए। ऐसे 3.25 कॉइन होता है, मैं 3 कॉइन का ही ले रहा हूं, 3 कॉइन बन गया। अब दूसरे साल में यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर कर दो। पहले साल आपने 1 कॉइन डाला, 3 हो गया। दूसरे साल आपने 3 कॉइन डाला, 9 हो गया। तीसरे साल आपने 9 कॉइन डाला, 27 हो गया। चौथे साल आपने 27 कॉइन डाला, 81 हो गया। 5वें साल आपने 81 कॉइन डाला, 243 हो गया। ये हमने क्या किया, ईयरली स्टेकिंग लगवाई है माय डियर फ्रेंड्स, ईयरली स्टेकिंग। अगर आप मंथली स्टेकिंग करेंगे ना तो इसका 12 टाइम्स बढ़ जाएगा, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाएगा। हमने सिर्फ ईयरली स्टेकिंग बताया, यानी इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। एक बार लगाया और 1 साल तक के इंतजार किए, फिर जो कॉइन आया उसको निकाले, फिर डाल दिए अगले साल, फिर आया अगले साल, फिर उसको डाल दिए। 5 साल तक अगर लगातार आपने इस तरह से स्टिकिंग ईयरली भी लगाते हैं ना, तो 243 आपके कॉइन्स बन जाते हैं। एक कॉइन की कीमत अगर 10,000 रुपए है, एग्जाम्पल कैलकुलेशन समझ में आया, आज के डेट में अगर एक कॉइन की कीमत 10,000 रखी गई, तो 243 इंटू कितना होगा, 10,000 कितना हो जाएगा, ये 24,30,000, 24,30,000 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अगर कॉइन का रेट 10 गुना बढ़ गया तो ये 10 गुना यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 24 लाख नहीं बल्कि 2.5 करोड़ हो गया। तो हम क्या दे रहे हैं, एक कॉइन से 2.5 करोड़ की अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं। अब यहाँ पे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि वो एक कॉइन करते हैं और उन्हें सिर्फ 5 महीने का प्लान देते हैं, 5 मंथ, कि एक 10,000 रुपये लगाओ भैया, अब 5 महीने में तुम्हारा 10,000 मिल जाए। तब वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि 10,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, 5 महीने में मेरा ही पैसा मुझे निकलेगा, तो फिर मैं लगाऊं क्या? या उस बंदे को हम क्या करते हैं, 1 साल का प्रोग्राम दे दे रहे हैं कि 10,000 लगाओगे, तुम्हें कितना मिल जाएगा, 30,000 रुपये मिल जाएगा, 30,000। तो बंदा सोच रहा है कि 10,000 लगा रहा हूँ, 30,000 मुझे मिल रहा है, अगर कंपनी डूब गई तो मुझे क्या मिलेगा? यानी कि 30,000 के लिए मैं 10,000 का रिस्क लूं। कोई बंदा को अगर रिस्क लेना होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो 30,000 में 10,000 का रिस्क नहीं लेगा। 1 लाख रुपए में 30,000 का कोई भी रिस्क नहीं लेगा। 1 करोड़ रुपए के लिए 30 लाख का कोई भी रिस्क नहीं लेगा। अगर आप रिस्क के कैलकुलेशन की तरफ उसको अगर बताना चाहोगे तो नहीं लेगा। रिस्क कहां ले जाती है, जहां हमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा हो इनपुट के अगेंस्ट में। अब देखिए, अब उसे आपने 5 साल का प्लान बताया, उसे क्या बताया कि भैया तुम 10,000 लगाओगे और तुम्हें 2.5 करोड़ मिलेगा। 2.5 करोड़ नहीं मिलेगा तो कम से कम 24 लाख तो मिल ही जाएगा। अब वो बंदा के दिमाग में स्टक हो गया कि अरे 10,000 ही तो जाने, 24 करोड़ 2.5 करोड़ आने। अगर रिस्क की बात, मतलब कहते हैं ना कि एकदम जुआ भी अगर किसी को खेलना होगा ना, हमने तो इतनी चीजें बताई, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये बताया कि जो रिस्क भी सोचता है, कैलकुलेटिंग अगर करता है, तो उसके सामने क्या है, 2.5 करोड़। अब एक हाथ में 2.5 करोड़, एक हाथ में 10,000, वो 10 बार सोचेगा कि ले लेता हूँ, करूं ना करूं।
उसे लगेगा 10,000 लगा के देख लेते, 2.5 करोड़ आएगा। जब उसे बताएंगे आप कि 1 लाख रुपया यहाँ पे लगाओ, 1 लाख यहाँ पे लगाओ और तुम्हें 25 करोड़ मिलेगा, 1 लाख लगाओ और 25 करोड़ मिलेगा, और अगर रेट 10 गुना हो गई तो तुमको 250 करोड़ मिलेगा। तो उसके सामने 1 लाख कोई रिस्क ही नहीं लगेगा, कोई रिस्क लगेगा ही नहीं। लेकिन सवाल क्या है कि हम लोग उसे बता रहे हैं 5 महीने, यानी 5 महीने बता करके आप कहना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब यही है ना कि जितनी बातें मैंने अभी तक बताई, जितना मैंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, जितना आपको इस ब्लॉकचेन के बारे में बताया, जितनी ट्रांसपेरेंसी बताई, उसका कोई मोल नहीं है। केवल और केवल जैसे बाकी की जो कंपनियां आकर के आपको बोल के जाती है कि आइए कंपनी लगा लो, देख लेंगे, हो सकता मिल जाएगा, वही चीज। सो फ्रेंड्स, अगर वैसा है ना तो आपके लिए ओजोन नहीं है, आप वैसे ही कंपनी में कर लो, वैसा कंपनी आपके लिए अच्छा है। ओजोन में करने का मतलब है 100% सेटिस्फेक्शन। ओजोन में आप बताएं, इतनी सारी चीजों जो मैंने बताया, इसमें आप बताएं कि हाँ कहाँ पे आपको रिस्क दिख रहा है। कंपनी को जो चाहिए था 35,000 कॉइन बेचना, 35,000 कॉइन में कंपनी ने $35,000 ले लिए, यानी 30 करोड़ रुपए से पब्लिक से उसे लेने थे, उसने 30 करोड़ रुपए ले लिए। ये उसकी इन्वेस्टमेंट रही होगी, उसके खर्चे रहे होंगे, वो उसने ले लिए पहले दिन में आईसीयू में। अब ये 35,000 कॉइन जिनके पास है ना, ये लोग कंपनी है। अब ये लोग कॉइन बना रहे हैं। अब जो कॉइन आप खरीदते हैं ना, वो कंपनी से नहीं खरीदते, आपका पैसा कंपनी को नहीं जाता माय डियर फ्रेंड्स। अब जो कॉइन खरीदते हैं वो किसको जाता है? जो लोग 35,000 पहले से खरीद के बैठे हुए आम पब्लिक को जाता है। और जब आप उससे 35,000 कॉइन में से खरीदेंगे तो आप भी कॉइन बनाएंगे, और जब आप बेचेंगे तो कोई नया पब्लिक खरीदेगा। अब उसमें आप पुराने पब्लिक हो गए, आप भी हो गए कितना? अब जैसे कि 35,000 से 1.25 लाख लोग हो गए ना, तो जो 90,000 जो कॉइन के लिए जिन लोगों ने माइनिंग किया है, वो 90,000 कॉइन किसका है? पब्लिक का है। अब ये बेच रहे हैं नए लोगों से, फिर उन लोगों से, फिर नए लोग, यानी हर इंसान जो यहाँ पे कॉइन खरीदता है, पहला दिन वो बायर रहता है, दूसरे दिन वो कंपनी बन जाता है, वो सेलर बन जाता है। कंपनी का काम खत्म हो गया। अब हमारा काम है, हम लोगों को 70 लाख नहीं, बल्कि हम लोगों को अब 90 लाख कॉइन माइन करने। कंपनी ने 90 लाख का कॉइन हम लोगों को 35,000 में दे दिए, मतलब $35,000 में दे दिया। इन 35,000 लोग, जिन लोगों ने खरीदा, आज के डेट में 25,000 लोग हैं इस सिस्टम में, वही लोग 90 लाख कॉइन बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कितने लकी हैं आप कि आप उस 90 लाख कॉइन के बनाने वाले मालिक हैं। आप चाहेंगे तो इससे कितना ज्यादा कॉइन बनाएंगे, एक कॉइन से आप 243 कॉइन बनाएंगे। आप सोचिए कि आप अगर 10 कॉइन करेंगे तो 2400 कॉइन बनाएंगे। हाँ, 2400 कॉइन बनाएंगे आप। उसी कॉइन, अगर 100 कॉइन आपके पास है तो आप 24,000 कॉइन बनाएंगे। 1000 कॉइन है तो 2.5 लाख कॉइन बनाएंगे। ये आपके पास पावर है, और आपके पास ऑप्शंस कितने तक है? 1 करोड़ तक ही है। 1 करोड़ के बाद आप चाह कर भी कॉइन नहीं बना पाएंगे। तो जो जितना ज्यादा कॉइन बना लेगा ना, जितना ज्यादा रीस्टेकिंग कर लेगा, उतना ज्यादा कॉइन बना लेगा, और जितना ज्यादा कॉइन बना लेगा उतना ही बड़ा यहाँ पे इनकम कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉइन जनरेट हो रहा है, कॉइन रोटेट नहीं हो रहा, यहाँ पैसा बन रहा है, पैसा घुमाया नहीं जा रहा। अगर कुछ लोग समझ रहे हो कि 10 लोगों से लिया जा रहा है, 5 लोगों को दिया जा रहा है, 20 लोगों से लिया जा रहा है, 10 लोगों को दिया जा रहा है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। यहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ वी आर जनरेटिंग, वी आर क्रिएटिंग कॉइन्स। हम लोग बना करके बेच रहे हैं, हम लोग घुमा नहीं रहे कि हाँ कंपनी का आया। कंपनी के पास जाती तब तो कंपनी घुमा के आपको देती, वो तो आपके पास है, पब्लिक के पास है। जैसे आपके पास वॉलेट में 10 ट्रोन पड़े हुए हैं, 2 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, 5 इथेरियम पड़े हुए हैं, वो आपके पास है ना, वो विटेलिक बटरिंग के पास थोड़ी है। जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर में बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई क्रिएटर बनाता है, जैसे आपने किसी कंपनी में काम किए होंगे, बीएनबी चेन पे उसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया होगा, तो वो क्रिएटर का टोकन है ना,
उसका मालिक विटेलिक थोड़ी है, जो इथेरियम है, या बीएनबी का मालिक सीजी थोड़ी है। ब्लॉकचेन किसी के बाप का नहीं होता है। ब्लॉकचेन अगर पब्लिक है तो पब्लिक है, वो पब्लिक का हो गया। जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो पब्लिक का होंगे, उस पर किसी का हक नहीं। हर कोई बंदा अपना अपना मालिक है। हर बंदा यहाँ पे कॉइन बनाना है, मार्केट में बेचना है, और मार्केट में लोग कौन खरीद रहे हैं? हम ही और आप खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें और कॉइन बनाने हैं। जो जितना कॉइन खरीदेगा उतना ज्यादा कॉइन बनाएगा। इसके अलावा इसके बाकी के जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें ये यूज होगा। यानी अभी हमें कम्युनिटी इस कॉइन को बना करके कॉइन बना लेना। जब हमारे सारे कॉइन बन जाएंगे फिर हमारी यूटिलिटी आने शुरू हो जाएंगे, फिर हम यूटिलिटी में खर्च करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी सिस्टम है और ये हमारे सिस्टम का पावर है। सो आप एक इंसान चाहे तो यहाँ से जो 10,000 लगाया है वो यहाँ से 2.5 करोड़ लेके जाएगा। फ्रेंड्स, जो कैलकुलेशन आपको दिया हो ना, ये कैलकुलेशन आपको अपनी टीम में देनी है, और लोगों को अब 5 महीने का प्लान नहीं देना है, 5 साल का प्लान देना है। 5 साल उनके दिमाग में फिट कर दें। आप देखें कॉइन का प्राइस कहाँ चला जा रहा है। आज के डेट में क्या लोग पैनिक है पहले से। भाई किस बात के डर रहे हो आप? किस लिए डर रहे हो? आपको डर किस बात की है? आज जितनी कॉइन माइन नहीं हो रही ना, उससे ज्यादा कॉइन यहाँ पे बिक रहे। हाँ सॉरी, उससे कॉइन ज्यादा यहाँ पे बाई हो रहे हैं। जितनी कॉइन माइन नहीं हो रही है उससे ज्यादा कॉइन बाई हो रहे हैं। लेकिन आप गलती ये कर रहे हैं कि आप कम में जाकर के बेचना चाह रहे हैं। आप कम में बेचेंगे तो क्या होगा? रेट कभी बढ़ने वाली है? आप बेचो ही नहीं ना, आप बेचे ही नहीं। आप सब्र तो कर लो 15 दिन। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से कसम खा लिया कि मुझे कॉइन नहीं सेल करना है, देखो कौन कौन बेचेगा। कॉइन है किसके पास जो बेच दे? कंपनी के पास तो कॉइन है ही नहीं। 15,000 कॉइन वो डाले हैं, अगर वो डेली में बेचता है तो 200 कॉइन से ज्यादा वो नहीं बेचेंगे। बेच सकते हैं इससे ज्यादा? नहीं बेच सकते हैं ना। और कंपनी इतनी मूर्ख तो है नहीं कि इतने सस्ते में बेचेगी। वो 100 से नीचे जाती ही नहीं, वो 100 से नीचे जाती ही नहीं। जब भी बेचेगी 100 से ऊपर ही बेचेगी। तो डरते किस बात के लिए हो आप? आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक साल अपने कॉइन को इतना पोटेंसी के साथ में काम करते आए हैं, इतने स्टेबिलिटी के साथ में आए हैं। जहां बिटकॉइन धराशायी हो गई, जहां इथेरियम खत्म हो गई, जहां बीएनबी खत्म हो गई, उनके प्राइस इतनी ज्यादा नीचे गिर गई, राइट। लेकिन हम आज भी बरकरार हैं। हम एक साल तक एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहे, आज भी है। $10 ऊपर या नीचे ही हुआ। आप अगर आज चाह ले कि मुझे नहीं बेचना है तो नहीं होगा, कॉइन का रेट गिरेगी ही नहीं। और माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और बता दूं कि आपके लिए भले के लिए कर रहा हूं। आज आप कॉइन अगर नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को कॉइन मिलेगा ही नहीं। और लोगों को कॉइन नहीं मिलेगा, 1 दिन इंतजार करेंगे नहीं मिलेगा, 2 दिन इंतजार करेंगे नहीं मिलेगा, 3 दिन इंतजार करेंगे नहीं मिलेगा, 4 दिन इंतजार नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, तो 5वें दिन उनकी मजबूरी होगी कि $100 में जाके खरीदेंगे। उनकी मजबूरी हो जाएगी कि $100 में ही खरीदेंगे, और हर हाल में उनको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि देखेंगे 5 दिन अगर मैं नहीं खरीद रहा हूं तो 5 दिन का मेरा माइनिंग का लॉस हो रहा है। और ऐसा तो नहीं कि आप 5 दिन नहीं बेचोगे तो भूखे मर जाओगे। इतने नंगे फकीर लोग तो है नहीं ओजोन में कि 1 दिन 4 दिन 1 हफ्ता अगर कॉइन ना बेचे तो भूखे नंगे मर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। सो वजह क्या है? वजह क्या है? जब आप लोगों को इतनी चीजें बता दी जाती है कि हमारे हाथ में, हम चाहेंगे तो कॉइन का रेट बढ़ेगा, हम चाहेंगे तो कॉइन का रेट गिरेगा। अब क्या हो रहा है कि एक्सचेंज में देख ले रहे हैं कितना डॉलर, तो $80 एक्सचेंज पे है। अब कोई आ रहा है कह रहा है कि देखो भाई एक्सचेंज में तो $80 है, आप मुझे दे दो उसी रेट में। और आप तैयार हो जा रहे हो देने के लिए। वो कह रहा है कि मैं आपसे नहीं लूंगा, उस रेट में दोगे तो दो, नहीं तो नहीं दो। आप डर जा रहे हो कि यार ये नहीं लेगा तो मेरा बिकेगा कैसे। अरे आप क्रिएट कर रहे हो ना, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसकी मजबूरी है, वो लेगा। आप उसे भगाओ तो सही, वो लेगा। आप ही अपना नुकसान कर रहे हो ना। वो जाएगा कहाँ? या तो वो एक्सचेंज पर जाएगा, जब आप दोगे ही नहीं तो वो एक्सचेंज पर जाएगा। और जब वो एक्सचेंज पर जाएगा तो वो 2-3 कॉइन तो $80 में खरीद लेगा। लेकिन जैसे ज्यादा पे जाएगा वो 82 में खरीदेगा। 10 कॉइन से ऊपर में जाएगा 83 में खरीदेगा। 100 कॉइन से ऊपर में जाएगा 90 में खरीदेगा।
उससे ऊपर में जाएगा वो 100 में खरीदेगा। तो आप 2 ही नहीं, उनको भेजो वहां पे। 1 हफ्ते 15 दिन आप लोग ना अगर बेचोगे, कॉइन का रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और यकीन मानिए, अगर वाकई में आप अगर इस सिस्टम से जुड़े हैं, हम लोग के परिवार हैं, तो यकीन मानिए, अगर आप 15 दिन इस कॉइन को नहीं सेल किए ना, आप 15 दिन के बाद इसी कॉइन को $100 से ऊपर में बेचेंगे। यानी आप लोगों को एकदम आज से डिट्टो कर लेनी है कि मुझे $100 से ज्यादा में बेचनी है, कम में बेचनी ही नहीं, चाहे हमको 15 दिन इंतजार करना क्यों ना पड़े। आप लोग 15 दिन इंतजार करो, $100 में एकदम आ जाएगा। कॉइन की इतनी डिमांड है आज के डेट में, आज की डेट में कॉइन की इतनी डिमांड है, आप बेचो नहीं ना, आप बेच करके गलती कर दे रहे हैं। हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतनी मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग जा ही नहीं रहे एक्सचेंज के ऊपर, आपस में ही बाई कर ले रहे हैं। अब तो मैं बहुत बड़ा नियम कानून बनाने वाला हूं कि जो बंदा भी कम रेट में कॉइन अगर बेचते हुए पकड़ा गया और मुझे वाकई सबूत मिल गए, उसकी लॉगिन बंद हो जाएगी। ये नियम मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रांगली। बस एक मीटिंग करनी बाकी है, क्योंकि मैं नियम नहीं बना सकता हूँ, टॉप के लीडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग कल होने वाली है, कल दिन में। और ये चीज डिसाइड हो जाएगा कि जो बंदा भी कम रेट में $100 से नीचे में अगर कॉइन बेचते हुए या खरीदते हुए समझ में आ गया, तो उसकी कॉइन की माइनिंग तो नहीं बंद कर पाएंगे, बट उसकी लॉगिन बंद हो जाएगी, आगे साल से उसकी इनकम बंद, उसकी रिवॉर्ड बंद, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये चीज ध्यान में रख लीजिए, और ये चीज हो जाने वाली है। इस चीज से हमें एक स्ट्रॉन्ग, हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी, राइट, कि हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलेगी कि जो बंदा भी $100 से नीचे में कॉइन सेल आउट करेगा, जब हम उसकी लॉगिन ब्लॉक करेंगे तो सारे लोग पैनिक हो जाएंगे। फिर सबके सब, हाँ, आप एक्सचेंज पे आजाद है, आप एक्सचेंज पे जाकर के बेचिए। एक्सचेंज पे आप 80 में भी बेचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन आप P2P में गलती करते चले जा रहे हैं, और आप ही आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो ये ली जा रही है ना, वो इसी के लिए करी जा रही है ताकि आपका भला हो। आप आ जा रहे हो कम रेट में बेचने के लिए, अब एक्सचेंज पे भी जाकर के $100 आज से लगा दो, $80 में बेचो ही मत। देखो कैसे नहीं बाय होता है, 1 हफ्ते लगा कर देखो, अगर आपकी कॉइन सेल नहीं हो रही है तो मेरे से सवाल करना कि सर मैंने 100 में लगाया, मेरा सेल ही नहीं हो रहा है। और ये पता करो कि 80 में कौन बेच रहा है, 90 में कौन बेच रहा है, पता करो, पता तो चली जाते हैं। हम तो अब उनकी ट्रैकिंग करना शुरू कर देंगे ट्रांजेक्शन्स, कि उनके पास कॉइन जो स्टेकिंग में गई है वो एक्सचेंज से आ रही है, कहां से आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस सिस्टम को बड़ा बनाना है तो आपको मिल करके काम करना पड़ेगा, और मिल करके काम करेंगे तभी एक बड़ा काम होगा, इतिहास रच पाएंगे। वाकई हम लोगों का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हर चीज टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत जबरदस्त है, टोकोनॉमिक्स वाइज बहुत जबरदस्त है। सिर्फ हम लोग को एक चाहिए डिसिप्लिन। हाँ, आपको अगर दिक्कत आ रही हो कि सेल करने में दिक्कत आ रही हो, बाय करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप सवाल करें, आपको बाय करना सिखाएगा। जो बंदा आपके पास आता है ना कि कॉइन मुझे दे दो, उसको आप बाय करवा के दो, एक्सचेंज पर ले जाओ, उसे सेल करवा के दो, एक्सचेंज पर ले जाओ। आप कम में क्यों बेच रहे हो? आप अगर कम में बेचेंगे तो रेट कभी नहीं बढ़ने वाली, माय डियर फ्रेंड्स, ये भी रख लो। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी के हाथ में ये चीजें नहीं है, हमारे हाथ में है ये चीजें। आप अगर चाहते हो रेट को $200 ले जाना, यकीन मानो ये $200 चला जाएगा 15 दिन के अंदर में। लेकिन आप तैयार तो हो, आप तैयार हो जाए, ये 15 दिन के अंदर में $200 पे चला जाएगा, और आप लोग 200 में बेचेंगे, फिर $10-20 का अप एंड डाउन होगा वहां पे, आप 200 में भी बेचेंगे। लेकिन एक बंदे के कहने से नहीं होगा, हर बंदे को इस पे कॉन्कर करना पड़ेगा, हर बंदे को इस बात को मानना पड़ेगा, फिर ये पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हर दिन आप देखें, हर दिन ग्राफ देखें कि कॉइन हमारे हर दिन डिमांडेड है। आपको मैं लिंक शेयर करवा दूंगा, आप देख पाएंगे डेली का कितने स्टेकिंग लगी है, वो लिंक में शेयर करवा दूंगा, मैंने देखा उस लिंक। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि कॉइन की डिमांड हर रोज है, लेकिन लोग गलती कर रहे हैं, कम में दे दे रहे हैं, कुछ लालच में आकर के दे दे रहे हैं, कुछ डाउनलाइन के इश्क प्यार में दे दे रहे हैं,
कुछ और में दे रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर का जो प्यार है ना, वो डाउनलाइन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जैसे होता है ना, जब बचपन में बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप उसको छोड़ देता है कि चलो जैसे है लाड प्यार में, वो लाड प्यार में बच्चा बर्बाद हो जाता है। सेम लाइफ जब आपका डाउनलाइन है, अगर गलती कर रहा है आप उसको सपोर्ट कर देंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। गलती कर रहा है तो उसको सिखाओ, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। करे ही नहीं गलती, आप खुद भी ना करें। आप अगर खुद करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं कर लेता हूँ, दूसरे को नहीं करने देता हूँ, मैं बेच देता हूँ, दूसरे को नहीं बेच सकता हूँ। फ्रेंड्स, आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं $100 से नीचे कॉइन को बेचता हूँ। मैं 2 महीने से नहीं बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, सब स्टेकिंग कर दिया। और ये भी कह सकता हूँ कि आज मेरे पास इतने ज्यादा कॉइन है कि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोगों ने बेच करके निकाल लिया, कहानी खत्म है उनका। लेकिन मैं इसी कॉइन को $1000 में भी बेचने वाला हूँ। और आप देखेंगे, आप देखें ना, हमारे पास कम्युनिटी कितनी है, कितनी कम्युनिटी है हमारे पास। 25,000 की कम्युनिटी है, 25,000 की कम्युनिटी है। और 25,000 में से कितने लोग काम करने वाले होते हैं? 10%, यानी कि 2,500। 2,500 लोग काम करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और 2,500 लोग काम करने वाले हैं, डेली का एक एक कॉइन अगर करेगा, 2,500 कॉइन की जरूरत है। और यही लोग अगर ये 25,000 में एक बढ़ गया है, ये 2.5 लाख अगर हो गया, तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा। फिर डेली का 10,000 कॉइन की डिमांड हो जाएगी और आप कर ही नहीं पाओगे। दे पाओगे? कौन दे देगा? किसके पास 10,000 कॉइन है? कौन दे पाएगा? दे ही नहीं पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और आप कॉइन का रेट को गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप बिल्कुल से आज से $100 से नीचे बंद करना, बेचना बंद कर दे। और जो बंदा भी $100 से अगर बाई करते हुए अगर आपके पास मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको समझा दें अच्छे से, अदरवाइज उनकी आईडी ब्लॉकिंग अब शुरू हो जाएगी। ठीक है, लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, ना उनको रिवार्ड मिलेगा। चलो ब्लॉकचेन का हमारा डिसेंट्रलाइज है, वो चीजें आप कर पा रहे हैं, आपको माइनिंग मिल रही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगले साल क्या करोगे जब स्टेकिंग करने के लिए मेटावर्स खुलेगा ही नहीं आपके लिए? खुलेगा ही नहीं, क्या करोगे? कर ही नहीं पाओगे। आपको जो रिवॉर्ड मिलने चाहिए, जो अभी गाड़ियां मिली है, मोबाइल्स मिले, वो ले ही नहीं पाओगे। वो तो कंपनी के हाथ में ना देने के लिए। आपकी जो रॉयल्टी है, वो तो कंपनी के हाथ में है, वो नहीं मिलेगी। आपकी अभी जो एक प्रोग्राम ऐड किया जा रहा है, जिसमें आपको 15 लेवल से नीचे डाउनलाइन की इनकम देनी, वो नहीं मिलेगी। क्या करोगे? आप खुद भी सोचो ना, आप खुद भी सोचो कि आप लॉस में बेच करके कौन सा बड़ा तीर मार ले रहे हो, जब आप अच्छे में बेच सकते हो। 15 दिन मुझे टाइम दो, सिर्फ 15 डेज, और मेरी बात अगर मान लोगे, आप 100 से ऊपर में बेचोगे, 150, 200 में बेचोगे। क्योंकि बायर है, उनको जरूरत है आज न कल। आज हमारे एक्सचेंज पे लोग जा ही नहीं रहे। एक्सचेंज पे कौन है? तो बस बाहरी ट्रेडर है, वही कर रहे हैं। और बाहरी ट्रेडर क्या, वो बिटकॉइन के हिसाब से चलते हैं। उनको जब बिटकॉइन में डर लगता है ना, तो यहाँ पे भी बेच देते हैं। उनको जब इथेरियम में डर लगे, जब इथेरियम का रेट गिरेगा ना, तो वो यहाँ पे भी बेचना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो बाहरी ट्रेडर है ना, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पैनिक होते हैं बिटकॉइन को देख करके। आप देखोगे कि बिटकॉइन जब 1% गिरता है ना, तो इथेरियम 5% गिर जाता है। बिटकॉइन 5% गिरता है तो इथेरियम 25% गिर जाता है, सोलाना 25% गिर जाता है, यानी 5 गुना रेट गिर जाता है। वो 1% तो ये 5%, ये सिस्टम होती है। तो एल बैंक के ऊपर हो या बिटमार्ट के ऊपर हो, सो मैक्सिमम ट्रेडर से दुनिया भर के लोग के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट दिखता है तो खरीदते हैं, उनको लॉस दिखता है तो बेचते हैं। तो बाहर की चीजों को कैंडल्स को मिलाते हैं वहां पे। हमारी पब्लिक तो जा ही नहीं रही, हम मुश्किल से हम लोग 5% लोग जा रहे हैं वहां पे। हमारी पब्लिक तो आपस में बाय सेल कर ले रही, हो गया। अरे आप जाओगे नहीं वहां पे तो फिर वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा? और वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा तो आपकी रेट कैसे बढ़ेगी? तो जितने भी यहाँ जिम्मेदार लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अब ट्रेनिंग पे ध्यान दें। जैसे एक ट्रेनिंग मैंने आज की दी है, इस तरह की ट्रेनिंग अब आप लोकल वे में लोगों को देना शुरू करें, बताना शुरू करें। ये इतनी जबरदस्त सिस्टम है। हमें कितना टीम चाहिए? हमें आज 25,000 है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 लाख लोग चाहिए। सिर्फ 2.5 लाख लोग अगर हो गए ना, फिर कॉइन का रेट 10 गुना हो जाएगा। यानी 10 गुना कम्युनिटी बढ़ा दो, कॉइन का रेट 10 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप कम्युनिटी
बढ़ाओ, रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। और बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग जितने भी अगर 100 लोग भी अगर कमिटमेंट कर लिए कि आने वाले 1 साल में हम सब लोग, जैसे मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी कि 1 साल में मैंने 20,000 से ज़्यादा की टीम बना ली। तो आप भी एक कमिटमेंट कर लो कि मुझे भी 1 साल में, आने वाले साल में 20,000 से ज़्यादा की टीम बना लेगी। 100 लोगों ने भी अगर इस चीज़ को अचीव कर लिया फ्रेंड्स, तो 20 करोड़ लोग हो जाएंगे। आप दे पाओगे कॉइन किसी को? अब 1 करोड़ तो कॉइन भी नहीं है। आप दे पाओगे 20 करोड़ लोगों को? नहीं दे पाओगे, कॉइन है ही नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को समझते ही नहीं है। आपको एक अच्छी चीज़ मिली है, उसका पता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी वक़्त हो गया हुआ है। मुझे भी लगता है बहुत सारे लोग को बोर भी लग रहा होगा। बट यहाँ पे जितने 135 लोग हैं, ये एक्चुअल लोग हैं, जो कि वाक़ई इस सिस्टम के लिए जी-जान से काम करना चाहते हैं। और ये बस 125 लोग जो लोग हैं, मैं इन्हीं से एक कमिटमेंट लेना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करें और अपने टीम में अगर कोई भी अगर गलत एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें। और कल की मीटिंग हम लोग कर लेंगे इस मैटर पे। अगर सब लोगों की राय अगर हो जाती है, तो हम लोग स्ट्रिक्टली इस पे कदम उठाएँगे रेट को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स भी हो सकते हैं, ऐसा हम सिर्फ जूनियर्स की बात नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी हो सकते हैं, हम आप में से भी हो सकते हैं। लेकिन जब रूल बन जाएगा तो सभी के लिए रूल हो जाएगा। फिर सबको फॉलो करना हो, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। हर किसी को फॉलो करना होगा और इस तरह से हम लोग मेंटेन कर देंगे रेट को। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी वक़्त हो गया। को-होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, अदरवाइज़ हम लोग मीटिंग को स्टॉप करेंगे। सर काफी लेट हो चुका है, इसलिए मीटिंग को खत्म किया जाए। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये जो वीडियोज़ है इसको आप लोग अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय-बाय।